एक आदमी 200 साल तक सोया रहा और जब वो फाइनली जागता है तो उसे पता चलता है कि एक औरत 200 साल से उसका इंतजार कर रही थी। वो औरत एक डीमन वुमन होती है जो कहती है कि वो उसका एहसान चुकाना चाहती है। ये सुनकर वो आदमी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी मेमोरी में क्लियरली है कि उसने खुद डीमन किंग को मार दिया था। 200 साल पहले एबल सबके सामने खड़ा था और अपनी आखिरी स्ट्रेंथ तक यूज करके डीमन किंग का राज खत्म कर दिया था। उस मोमेंट के बाद दुनिया फिर से लाइट और पीस से भर गई, लेकिन एबल की आंखों में जरा सी भी वार्मथ नहीं थी। कुछ टाइम बाद उसकी पार्टी का लीडर रॉय उससे मिलने आता है। रॉय उससे कहता है, अब दुनिया में शांति आ चुकी है, इसलिए अब तुम्हारी एम्बर आइज की जरूरत नहीं रही। इस दुनिया में किसी की आंखों का कलर उसकी मैजिक अफिनिटी बताता है। रेड आइज फायर एट्रीब्यूट, ब्लू आइज वाटर एट्रीब्यूट, ग्रीन आइज विंड एट्रीब्यूट और एबल की गोल्डन एम्बर आइज जो हर एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकती हैं। ये आंखें सुप्रीम पावर का सिंबल थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये डीमन रेस की आंखों जैसी भी लगती थी। रॉय समझाता है, अब जब दुनिया में पीस आ गया है तो ह्यूमंस एक दिन फिर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और उस वक्त तुम्हारी ये आंखें बैड ओमन समझी जाएंगी। इसलिए उन्होंने एबल के लिए एक सिक्लूडेड आइलैंड विला प्रिपेयर किया था। वो चाहते थे कि एबल वहां चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार दे, दुनिया से बिल्कुल दूर। ये सुनकर एबल का दिल गहरी बिट्रेयल की फीलिंग से भर जाता है। इतने सालों तक साथ लड़ने के बाद उसे मिला क्या? बिट्रेयल और एग्जाइल। फिर भी एबल शांत रहकर कहता है कि वो उनकी बात मान लेगा, वो उनकी नजरों से गायब हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी उस खूबसूरत केज जैसी जगह पर नहीं रहेगा। वो बस वहां से चल देता है। फिर भी उसके दिल में अपने पुराने कॉमरेड्स के लिए नफरत नहीं होती। उसकी नफरत सिर्फ इस दुनिया से होती है, एक ऐसी दुनिया जहां एम्बर आइज के लिए कोई जगह नहीं। कुछ टाइम बाद एबल माउंटेन्स के अंदर चला जाता है और अपनी पूरी जिंदगी फॉरबिडन रिसर्च को डेडिकेट कर देता है। और फिर हिस्ट्री में पहली बार वो रीइंकार्नेशन मैजिक को सक्सेसफुल बना देता है। एक पोशन की सिर्फ एक बूंद कॉफिन पर गिरती है और फ्यूचर की तरफ एक रास्ता खुल जाता है। एबल डिसाइड करता है कि वो 200 साल फ्यूचर में जाना चाहता है। उसे लगता है कि शायद वहां एक नई दुनिया होगी जो एम्बर आइज को एक्सेप्ट करेगी। वो शांति से कॉफिन के अंदर लेट जाता है और अपनी कॉन्शियसनेस को गहरी नींद में डूबने देता है। कुछ वक्त बाद एक पावरफुल एनर्जी कॉफिन का लिड तोड़कर बाहर निकलती है। एबल मुश्किल से उठकर बैठता है और तुरंत नोटिस करता है कि उसका बॉडी अलग लग रहा है। उसके हाथ पैर छोटे और पतले हो चुके हैं। क्लियरली ये एक बच्चे का बॉडी है। लंबे टाइम तक पावर ना यूज करने की वजह से उसके लिए अपनी मैजिक कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, रीइंकार्नेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। ये सच में 200 साल फ्यूचर की दुनिया है और उसकी सोल अब एक यंग चाइल्ड के बॉडी में आ चुकी है। वैसे भी 200 साल बाद कोई भी उसका ओरिजिनल फेस याद नहीं रखेगा। तभी अचानक एबल को एक फेंट ऑरा फील होती है। ये क्लियरली डीमन रेस की प्रेजेंस है जो धीरे धीरे केव के पास आ रही है। हल्की फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। लगता है कोई औरत है। एबल सोचता है, ये बैरियर को क्रॉस करके यहाँ कैसे आ गई? क्या 200 साल में बैरियर इतना वीक हो गया? इस नए बॉडी के साथ वो श्योर नहीं है कि वो कितनी पावर यूज कर पाएगा। डोर थोड़ा सा खुलता है और एबल समझ जाता है कि ये अटैक करने का परफेक्ट मोमेंट है। वो अपनी मैजिक गैदर करता है और डिसाइड करता है कि फर्स्ट स्ट्राइक करेगा। उसके हाथ में लाइट गैदर होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो स्पेल रिलीज करने वाला होता है वो अचानक रुक जाता है। वो जबरदस्ती स्पेल को कंट्रोल कर लेता है। डोर पर एक स्लेंडर यंग वुमन खड़ी होती है। उसके चेहरे पर प्योर शॉक लिखा हुआ है। एबल तुरंत उसकी आंखों को नोटिस करता है। वो एम्बर नहीं है, वो बिल्कुल पानी जैसी ब्लू आइज है। एबल हैरान हो जाता है, एक ह्यूमन बैरियर को तोड़कर यहाँ कैसे आ गई? क्या 200 साल में बैरियर इतना वीक हो गया? वुमन के हाथ से बास्केट गिर जाता है और वो घुटनों पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि वो 200 साल से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर एबल बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है। उसे उस औरत की कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन फिर वो देखता है कि वो अपने आंसू कैसे पहुंच रही है और तब अचानक उसे कुछ याद आता है। 200 साल पहले उसने एक यंग डीमन गर्ल पर तरस खाया था। उस वक्त उसके टीम के लोग बहुत गुस्से में थे और उसे रोक रहे थे, लेकिन एबल ने फिर भी उस लड़की को प्रोटेक्ट किया था और उस वक्त भी वो लड़की बिल्कुल इसी तरह आंसू पहुंच रही थी। एबल नोटिस करता है कि उस लड़की की रोने की आदत बिल्कुल नहीं बदली। तब उसे समझ आता है कि वो छोटी सी डीमन गर्ल अब बड़ी हो चुकी है। वो धीरे से एक नाम बोलता है जो वो लगभग भूल चुका था, लिलिथ। ये नाम सुनते ही उस लड़की की आंखों से नए आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन इस बार वो मुस्कुराती भी है। इसका मतलब क्लियर है, वो सच में लिलिथ ही है। लिलिथ बताती है कि उसने 100 साल से भी ज्यादा टाइम उसे ढूंढने में लगा दिया। वो कहती है कि वो बस उसकी काइंडनेस का एहसान चुकाना चाहती थी। बहुत मुश्किल से जब उसे एबल की रीइंकार्नेशन रेस्टिंग प्लेस का पता चला, तब जाके वो फाइनली यहाँ पहुंची। जब लिलिथ खड़ी होती है, एबल नोटिस करता है कि उसकी हाइट सिर्फ लिलिथ के चेस्ट तक ही पहुंच रही है। वो थोड़ा ऑकवर्ड सा स्माइल करता है, समझ जाता है कि उसका बैरियर काफी वीक हो चुका है। लेकिन एक और चीज उसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। लिलिथ की आंखें एम्बर नहीं रही, वो अब ब्लू कलर की हो चुकी हैं। एबल कहता है कि पहले ये उसकी सोल का कलर हुआ करता था। वो सोचता है, क्या लिलिथ ने सच में अपनी एम्बर आइज को छोड़ दिया? लिलिथ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, वो बस अपनी आंखों से डिस्गाइज हटा देती है। उसकी आंखों से 2 पतले ब्लू डिस्क्स निकलते हैं और तुरंत उसकी ओरिजिनल एम्बर आइज वापस दिखने लगती है। वो उन कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज को एबल के सामने दिखाती है। ये देखकर एबल बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। उसके अंदर एक अजीब सी
मिक्स्ड इमोशंस की वेव उठती है। उसे याद आता है कि पास्ट में सिर्फ आई कलर की वजह से कितनी वॉर्स हुई थी, कितना खून बहा था, और अब वही प्रॉब्लम सिर्फ 2 पतली डिस्क से सॉल्व हो सकती है। लिलिथ उसके गले में एक गरम स्कार्फ लपेट देती है और उसे उसकी सोच से बाहर निकालती है। वो कहती है कि उसने पास में एक घर प्रिपेयर किया है जहां वो एबल को ले जाना चाहती है। दोनों केव से बाहर निकलते हैं। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही होती है। एबल दूर एक विलेज को देखता है और सोचता है कि लिलिथ ने शायद कितने सालों तक इस दिन का वेट किया होगा। जब वो नए घर पहुंचते हैं, एबल वहां की चीजें देखकर हैरान हो जाता है। कुछ चीजें तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी उसे ग्लोइंग लाइट बल्ब को देखकर होती है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो प्राइवेट स्टडी रूम देखता है। लिलिथ जानती थी कि एबल को बुक्स पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है और नए एरा को समझने का फास्टेस्ट तरीका भी बुक्स ही है। एबल सिंसियरली उसका थैंक यू करता है, क्योंकि 200 साल पहले बुक्स बहुत रेयर और प्रेशियस हुआ करती थी। एबल तुरंत बुक्स की दुनिया में डूब जाता है और नए वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। बुक्स के अकॉर्डिंग इस एरा में ज्यादातर एनर्जी मैजिक स्टोन से आती है। मैजिक स्टोन्स की प्रोसेसिंग की वजह से सिविलाइजेशन में मैसिव प्रोग्रेस हुआ है। अब तो लाइट बल्ब्स भी मैजिक स्टोन्स की एनर्जी से चलते हैं। एबल सोचता है कि शायद इस एरा के मेजेस की लाइफ काफी इजी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ना कंटिन्यू करता है, उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगती है। बुक्स में जो लिखा होता है वो उसे शॉक कर देता है। इस एरा में मैजिक का ओवरऑल लेवल बहुत गिर चुका है। जो स्पेल्स अब पावरफुल माने जाते हैं वो उसके टाइम में बच्चे भी जानते थे। और सबसे बुरी बात, बुक्स में जो स्पेल रून्स दिए गए हैं वो एरर्स से भरे हुए हैं। अगर कोई इन मेथड्स को प्रैक्टिस करे तो या तो फेल होगा या फिर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इस फ्यूचर वर्ल्ड ने टेक्नोलॉजी में तो बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन मैजिक बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका है। तभी अचानक डोर के बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। एबल तुरंत समझ जाता है कि ये लिलिथ नहीं है। ये प्रेजेंस उसके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर है। डोर अचानक जोर से खुल जाता है। एक नाक बहता हुआ छोटा लड़का अंदर झांकता है। वो हंसी के साथ पूछता है, तुम लिलिथ के छोटे भाई हो क्या? एबल बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लड़का क्या बोल रहा है। लड़का अपना नाम टेड बताता है। फिर वो बड़ा प्राउड होकर कहता है कि वो एबल को अपना अंडरलिंग बनाना चाहता है। ये सुनकर एबल के अंदर हेल्पलेस रेजिग्नेशन की फीलिंग आती है। लड़के के कपड़े देखकर क्लियर है कि वो किसी नोबल फैमिली से है। एबल कामली उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, लेकिन टेड रुकता नहीं। वो जिद करने लगता है, बार बार इंसिस्ट करता है कि एबल को हाँ बोलना ही पड़ेगा। फाइनली एबल इरिटेट हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि इस लड़के को सीधा स्केयर करके भगा देगा। वो लड़के को वार्न करता है कि उससे पंगा ना ले और जानबूझकर अपनी आंखों का कलर उससे दिखा देता है। लड़का एक मोमेंट के लिए शॉक हो जाता है। एबल सोचता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन अचानक टेड जोर से हंस पड़ता है। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, वाओ, ये तो लेजेंडरी एम्बर आइज है। एबल हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़का डर क्यों नहीं रहा। तभी अचानक एक बड़ा लड़का भागते हुए आता है और अपने छोटे भाई को रोकने की कोशिश करता है। वो बड़ा लड़का टेड का बड़ा भाई बॉस होता है। बॉस तुरंत टेड को डांट देता है और कहता है, किसी के घर में बिना परमिशन घुसना बदतमीजी होती है। लेकिन टेड एक्साइटेड होकर तुरंत एबल की तरफ पॉइंट करता है, जैसे वो कोई बड़ी डिस्कवरी दिखाना चाहता हो। जब बॉस एबल की एम्बर आइज देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है। वो कहता है कि लिलिथ ने अपने भाई की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में काफी तारीफ की थी, लेकिन उसकी आवाज में एक छुपी हुई डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, जैसे रियलिटी देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया हो। तभी टेड पास आकर एबल को एक्सप्लेन करता है, ये जो चिक जैसी एम्बर आइज होती है, इसका मतलब है कि इंसान किसी भी मैजिक एट्रीब्यूट के साथ अडेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर एबल अंदर ही अंदर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके नॉलेज के हिसाब से ये बिल्कुल उल्टा है। एम्बर आइज को मास्टर करने के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन जब कोई इसे मास्टर कर लेता है तो वो हर एट्रीब्यूट की पावरफुल मैजिक यूज कर सकता है। पास्ट में ये पावर लोगों में जेलसी भी जगाती थी और साथ ही डीप रिस्पेक्ट भी। बॉस टेड को इतनी हार्श बात कहने के लिए डांट देता है, लेकिन फिर वो खुद भी एक बात ऐड करता है। वो कहता है कि आजकल की दुनिया में बिना मैजिक के भी एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, और इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई करता है कि एबल का ख्याल रखा जाएगा उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ये सुनकर एबल अंदर ही अंदर डिस्गस्ट फील करता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग उसे बिल्कुल यूजलेस इंसान समझ रहे हैं। बॉस फिर टेड को कहता है कि अब घर जाओ और अपनी मैजिक प्रैक्टिस करो, लेकिन जाते जाते टेड एक बार फिर पीछे मुड़कर एबल की चिक आइज का मजाक उड़ा देता है। डोर जोर से बंद हो जाता है। एबल कुछ देर तक उस बंद दरवाजे को देखता रहता है और उससे एक अजीब सी हेल्पलेस फीलिंग महसूस होती है। उस मोमेंट में उसे अचानक वो हिस्ट्री समझ आ जाती है जो वो अभी बुक्स में पढ़ रहा था। दुनिया 100 साल से पीस में है। डीमन रेस अब सिर्फ एक पुरानी लेजेंड बन चुकी है और एम्बर आइज जो कभी डीमंस जैसी लगती थी, अब लोगों को डराती ही नहीं। एक पीसफुल एरा में जहां मैजिक का लेवल काफी गिर चुका है, वहां ऐसी आइज जिनकी ट्रू वैल्यू सिर्फ सालों की ट्रेनिंग के बाद समझ आती है, वो लोगों के लिए बस मजाक का सब्जेक्ट बन चुकी है। पास्ट में एम्बर आइज की वजह से लोग परसिक्यूटेड होते थे और अब प्रेजेंट में लोग उन पर हंस रहे हैं। एबल रियलाइज करता है कि जिस सिंपल और नॉर्मल लाइफ का वो सपना देख रहा था, शायद वो उसके लिए कभी पॉसिबल नहीं होगी। तभी लिलिथ वापस घर आती है और एबल को उसकी सोच से बाहर निकाल देती है। एबल तुरंत नोटिस करता है कि लिलिथ
लिलिथ क्या पहनी हुई है और एक नजर में ही समझ जाता है कि उसका प्रोफेशन क्या है। लिलिथ हल्की सी स्पिन करती है और पूछती है कैसा लग रहा है। एबल के गालों पर हल्का सा शर्म का रंग आ जाता है। वो ऑनेस्टली कहता है तुम पर सूट करता है। अब एबल की एक और कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि लिलिथ को अपनी एम्बर आइज क्यों हाइड करनी पड़ती है। 200 सालों में एम्बर आइज की स्टेटस बिल्कुल उलट चुकी है। लिलिथ का एक्सप्रेशन थोड़ा सैड हो जाता है। वो बताती है कि इन 200 सालों में डीमन रेस काफी वीक हो चुकी है। जब से हीरोज ने डीमन किंग को डिफीट किया तब से ह्यूमंस ने बाकी बचे डीमंस को हंट करके ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया और साथ ही मेजेस का ओवरऑल मैजिक लेवल भी काफी गिर चुका है। एबल उसकी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है कि अब तो लोग एम्बर आइज की असली पावर भी भूल चुके हैं। फिर वो लिलिथ से एक अचानक सवाल पूछता है। वो कहता है तुम डीमन रेस से हो तो क्या तुम्हें ह्यूमंस से और मुझसे भी नफरत है। लिलिथ बस हल्के से मुस्कुराती है और धीरे से सर हिलाकर मना कर देती है। वो याद करती है कि जब वो छोटी थी एबल ने अपनी जान रिस्क में डालकर उसे प्रोटेक्ट किया था। वो उसके साथ हर जगह घूमती थी। एबल ने उसे सिर्फ मैजिक ही नहीं बल्कि ह्यूमंस के बीच सरवाइव करना भी सिखाया था। लिलिथ खड़ी होती है और फाइनली अपने दिल की बात बोल देती है जो वो बहुत सालों से छुपा रही थी। वो कन्फेस करती है कि वो बहुत लंबे टाइम से एबल से डीपली लव करती है। बाद में स्टीम से भरे बाथरूम में लिलिथ जेंटली एबल की बैक वाइप कर रही होती है। एबल थोड़ा एम्बैरस होकर कहता है तुम्हें पता है ना ये सीन कैसा लग रहा है। लिलिथ सॉफ्टली हंसकर कहती है तुम अभी एक चाइल्ड बॉडी में हो इसलिए तुम्हारी बात इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही। फिर वो कहती है कि एबल की नजरों में एक वुमन की तरह देखा जाना ही उसके लिए काफी है। उस रात दोनों एक ही बेड पर सोते हैं और 200 सालों में पहली बार एबल को डीप और ड्रीमलेस स्लीप मिलती है। अगले कुछ दिनों तक उनकी लाइफ काफी पीसफुल होती है। सुबह दोनों साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। दिन में एबल बुक्स पढ़कर इस नए एरा को समझने की कोशिश करता है लेकिन हर दिन आफ्टरनून में उनकी शांति एक अनवांटेड गेस्ट तोड़ देता है। हर दिन आफ्टरनून में एक ही प्रॉब्लम आ जाती थी। टेड जो एक नोबल का बेटा है रोज बिना परमिशन के घर में घुस आता था और लाउडली कहता था कि उसे खेलने के लिए पार्टनर चाहिए। एबल को बच्चों के साथ खेलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो हमेशा एस्केप करने का प्लान सोचता रहता था। एक दिन एबल सीधा विंडो के पास जाता है और एक सिंपल सा स्पेल कास्ट करता है। टेड वाइड आइड शॉक के साथ देख रहा होता है और एबल हल्की सी जंप में नेबर के रूफटॉप पर लैंड कर जाता है। ये उसकी पुरानी पावर का सिर्फ छोटा सा फ्रैक्शन था लेकिन टेड के लिए ये काफी था उसका कम्पिटिटिव स्पिरिट इग्नाइट करने के लिए। टेड तुरंत खुद भी मैजिक यूज करके विंडो से जंप करने की कोशिश करता है लेकिन उसका बॉडी अनस्टेबल हो जाता है। वो बेयरली ग्राउंड से ऊपर उठ पाता है और उसकी मैजिक कंट्रोल के बिना लीक होने लगती है। एबल तुरंत समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। इस लेवल का मैजिक कंट्रोल सस्टेन ही नहीं हो सकता और जैसे ही एक्सपेक्टेड था टेड की मैजिक सडनली फेल हो जाती है। वो चिल्लाता है और सीधा नीचे बुशेस में गिर जाता है। एबल नीचे जंप करके चेक करने आता है लेकिन एम्बैरेस्ड और गुस्से से भरा टेड अचानक एबल पर ही अटैक कर देता है। एबल कामली उसकी बैक पर हल्का सा स्टेप रखता है और उसे स्प्रिंगबोर्ड की तरह यूज करके साइड में जंप कर जाता है। टेड सीधा जाकर वॉल से टकरा जाता है। अपना नोज पकड़कर दर्द से कराहते हुए टेड को देखकर एबल सोचता है कि ये लड़का काफी टफ है। अगर ये 20 साल ट्रेनिंग करे तो शायद एक डिसेंट मेज बन सकता है। ये सुनकर टेड और भी गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाता है कि एक अंडरलिंग होके एबल कैसे उससे ऐसे बात कर सकता है। एबल कामली कहता है मैं किसी का अंडरलिंग नहीं। लेकिन तभी एबल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपनी बात रिवर्स कर देता है। वो कहता है कि वो टेड का अंडरलिंग बनने को रेडी है। ये सुनकर टेड तुरंत खुश हो जाता है लेकिन एबल एक कंडीशन रखता है। उसे लिलिथ का दिया हुआ वार्म स्कार्फ याद आता है। वो कहता है अगर तुम सनसेट से पहले मेरा ये स्कार्फ मुझसे छीन लो तो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मान लूंगा। टेड को ये चैलेंज बहुत इजी लगता है और वो तुरंत अग्री कर लेता है लेकिन एबल के दिमाग में अपना ही प्लान चल रहा होता है। वो सोचता है कि ये नोबल लड़का रोज उसकी रीडिंग डिस्टर्ब करने ही आएगा तो क्यों ना इसे ट्रेनिंग पार्टनर की तरह यूज किया जाए। टेड डिटर्मिनेशन के साथ एबल के पीछे भागता है। एबल फिर से रूफटॉप पर जंप करता है। ये देखकर टेड का कम्पिटिटिव स्पिरिट और भी भड़क जाता है। वो भी जंप करता है लेकिन ऑकवर्ड तरीके से वॉल से टकरा जाता है। एबल अंदर ही अंदर स्मर्क करता है। दोनों के बीच का स्किल गैप बहुत ह्यूज है। फिर भी टेड दोबारा ट्राई करता है और इस बार वो रूफटॉप पर पहुंच भी जाता है। अब वो सीरियसली एबल का चेज करने लगता है। ये देखकर एबल थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। इस बार टेड एनहांसमेंट मैजिक यूज नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटी से चेज कर रहा है। एबल उसे डॉज करते हुए उसका एनालिसिस करता है। उसका अपीयरेंस एवरेज है और वो ज्यादा स्मार्ट भी नहीं लगता। उसमें कोई इंटेलेक्चुअल वाइब भी नहीं है लेकिन एक चीज नोटिसेबल है उसकी स्टैमिना और परसिस्टेंस। टेड फिर से रूफटॉप पर बैलेंस लूज कर देता है और गिर पड़ता है। वो गुस्से में पूछता है तुम जरा भी थकते क्यों नहीं हो। एबल इंटेंशनली कहता है क्या तुम गिव अप करने का एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो। एक्सपेक्टेड ही था। ये सुनते ही टेड फिर से भागना शुरू कर देता है लेकिन एबल की नजर में उसकी मूवमेंट्स बहुत स्लो लग रही होती हैं। फाइनली टेड कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है और जमीन पर गिरकर सांस लेने लगता है। फिर भी एबल नोटिस करता है कि टेड 20 मिनट्स तक चेज कर पाया जो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। एबल डिसाइड करता है कि अब ये फार्स खत्म करने का टाइम है। वो वापस स्टडी रूम की तरफ चल पड़ता है लेकिन जैसे ही वो विंडो के पास से गुजरता है उसे एक अनएक्सपेक्टेड सीन दिखाई देता है। लिलिथ अंदर बॉस के साथ बात कर रही होती है।
है। एबल क्वाइटली एक हियरिंग स्पेल कास्ट करता है ताकि वो उनकी बात सुन सके। लिलिथ पोलाइटली लेकिन फर्मली बॉस का प्रपोजल रिजेक्ट कर रही होती है। बॉस तुरंत गुस्से में फट पड़ता है। वो चिल्लाता है, तुम्हें मुझ में क्या कमी लगती है? क्लियरली ये एक ऐसा नोबल लड़का है जिसका ईगो बहुत फ्रेजाइल है और एक लड़की से रिजेक्शन उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लिलिथ कामली एक्सप्लेन करती है कि उसका रिफ्यूजल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से नहीं है। वो बस कहती है, मेरा दिल पहले ही किसी और का हो चुका है। ये वर्ड सुनकर बाहर खड़ा एबल भी एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाता है। बॉस दांत भींचकर पूछता है, क्या वो इंसान तुम्हारा भाई एबल है? लिलिथ कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहती है, फिर हल्की सी स्माइल के साथ हाँ कह देती है। ये सुनकर एबल कंप्लीटली स्टन्ड रह जाता है। उसके अंदर इमोशंस का तूफान उठने लगता है। बॉस गुस्से से कांपने लगता है। वो लिलिथ पर चिल्लाता है और उसे शेमलेस कहकर इंसल्ट करता है। वो कहता है कि अपने ही भाई से प्यार करना कितनी शर्म की बात है। ये वर्ड सुनते ही एबल की नजर बिल्कुल आइस कोल्ड हो जाती है, क्योंकि सच तो ये है कि एबल लिलिथ का भाई है ही नहीं। लेकिन अभी के लिए ब्रदर सिस्टर का कवर उनके लिए सबसे सेफ डिस्गाइज है। बॉस की अगली बातें सुनना ऑब्वियसली अनप्लेजेंट था, लेकिन एबल सोचता है कि अभी अभी बॉस को सीधा रिजेक्शन मिला है, इसलिए उसकी हालत भी काफी पैथेटिक है। इसलिए एबल डिसाइड करता है कि वो इसे इग्नोर कर देगा। उस दिन के बाद से टेड लगभग एबल का छोटा शैडो बन जाता है। वो हर वक्त एबल के पीछे पीछे घूमता रहता है और धीरे धीरे उस नोबल लड़के के साथ खेलना एबल की डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद एबल एक चीज नोटिस करता है, टेड की आंखें फायर एलिमेंट के लिए परफेक्ट है, लेकिन उसके पास वो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एबिलिटी नहीं है जो हाई लेवल एलिमेंटल स्पेल्स के लिए चाहिए होती है। रून्स को इंस्टेंट रीड और कंस्ट्रक्ट करने का जो इंस्टिंक्टिव टैलेंट होता है वो टेड के पास क्लियरली नहीं है। लेकिन एबल को टेड में एक अलग टैलेंट भी नजर आता है। फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक के केस में टेड का नेचुरल इंट्यूशन और एप्टीट्यूड काफी स्ट्रॉन्ग है। ये वो टाइप की मैजिक है जिसमें लॉजिक की ज्यादा जरूरत नहीं होती और शायद ये मैजिक टेड के लिए परफेक्ट हो सकती है। टेड फिर से एक्साइटमेंट के साथ एबल पर चार्ज करता है। एबल नोटिस करता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में टेड काफी इंप्रूव हो चुका है। इसी वक्त बॉस विंडो से उन दोनों को रूफटॉप पर देख लेता है। उसकी नजर उन दोनों पर टिक जाती है। उधर एबल कैजुअली टेड का हाथ डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है, तुम्हारी मूवमेंट अभी भी काफी स्लो है। टेड बैलेंस लूज करता है और स्नो पर फिसलकर दूर तक स्लाइड हो जाता है। वो जल्दी से खड़ा होता है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा मूव करता है उसका पैर फिसल जाता है। वो चिल्लाता है और सीधा रूफटॉप से नीचे गिर जाता है। जमीन पर जोर से गिरते ही टेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एबल तुरंत नीचे जंप करता है और सिचुएशन चेक करता है। उसे लगता है कि शायद बोन फ्रैक्चर हो गया है। वो तुरंत हीलिंग मैजिक कास्ट करने लगता है, लेकिन तभी बॉस गुस्से में दौड़ता हुआ आता है। वो जोर से एबल को धक्का दे देता है। बॉस चिल्लाता है कि वो खुद रिकवरी मैजिक करेगा। एबल थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। वो सोचता है, क्या कोई ग्रे आइस के बिना हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है? लेकिन बॉस के हाथों में ग्रीन मैजिकल लाइट देखकर एबल का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। सरफेस पर ये मैजिक ठीक लग रही होती है, लेकिन टेड की पेन की स्क्रीम्स और ज्यादा लाउड होने लगती हैं। एबल तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। बोन हीलिंग एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा प्रोसेस होता है। सबसे पहले बड़े स्ट्रक्चरल पार्ट्स को सही प्लेस पर सेट किया जाता है, लेकिन बॉस बिल्कुल उल्टा कर रहा है। वो बड़े पीसेस को छोटे पीसेस पर फोर्स कर रहा है। ये बस एक सरफेस लेवल रिपेयर का इल्यूजन है। अंदर का स्ट्रक्चर कंप्लीटली मेसी हो चुका है। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू हुआ तो बहुत डेंजरस रिजल्ट हो सकता है। एबल अर्जेंटली चिल्लाता है, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन बॉस और भी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि एक कॉमनर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकता है। वो एबल पर अक्यूज करता है कि टेड के गिरने का रीजन भी एबल ही है। फिर वो लाउडली डिक्लेयर करता है, ये टेड है, लैंगर फैमिली का ऑनर्ड सेकंड सन। बॉस बार बार एबल को इंसल्ट करता है। वो उसे बैक वाटर ट्रैश और इंफीरियर आइज वाला कहता है। वो कहता है कि जो भी उसके नोबल नेम की डिग्निटी को डैमेज करेगा वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बॉस अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल लेता है और एबल को डुअल चैलेंज कर देता है। एबल एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाता है, क्योंकि टेड अभी भी जमीन पर दर्द से कराह रहा है। ऐसे वक्त पर डुअल करना ऑब्वियसली वाइज डिसीजन नहीं है, लेकिन इतने शोर शराबे की वजह से लोग भी गैदर होने लगते हैं। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एबल के पास चैलेंज एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बॉस डुअल के रूल्स अनाउंस करता है और कहता है कि वो एबल को हैंडीकैप देने को रेडी है, लेकिन एबल उसकी जेनरोसिटी रिजेक्ट कर देता है। वो बस चाहता है कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाए। एबल का ये काम और इनडिफरेंट एटीट्यूड बॉस को और ट्रिगर कर देता है। बॉस गुस्से से चिल्लाता है और अपनी फिनिशिंग टेक्निक यूज करता है, एक स्पेल विंड क्लीव। ये अटैक हवा को चीरते हुए ट्रेमेंडस फोर्स के साथ एबल की तरफ आता है, लेकिन एबल सिंपली साइड स्टेप कर देता है। स्पेल उसके पीछे खड़े बड़े ट्री को सीधा 2 हिस्सों में काट देता है। एबल क्वाइटली उस अटैक को एनालाइज करता है। वो सोचता है, पावर तो ठीक है, लेकिन कास्टिंग स्पीड काफी फास्ट है। एबल क्वाइटली बॉस के अटैक को एनालाइज करता है। वो सोचता है कि इतनी फास्ट कास्टिंग स्पीड पास्ट में सिर्फ कुछ ही लोग अचीव कर पाते थे और उनमें सबसे आगे वो खुद था। लेकिन उसके सामने खड़ा बॉस क्लियरली उस लेवल का मेज नहीं है। इसका मतलब आंसर कहीं और है। एबल की नजर तुरंत बॉस की स्वॉर्ड पर पड़ती है। बॉस
बॉस स्मग स्माइल के साथ कहता है, लगता है तुमने कभी मैजिक टूल नहीं देखा। वो प्राउडली बताता है कि उसकी स्वॉर्ड स्पेल्स कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है। फिर वो स्वॉर्ड को दोबारा स्विंग करता है और एक और पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। इस बार एबल ब्लेड पर बने रून्स को क्लियरली देख लेता है और उस मोमेंट सब कुछ उसके दिमाग में क्लियर हो जाता है। बॉस हवा में जंप करता है, पूरा फोर्स यूज करके एबल को ओवरपावर करने की कोशिश करता है, लेकिन एबल को बस थकान जैसी फीलिंग आती है। वो कैजुअली अपना हाथ उठाता है और बेयर हैंड से ही उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। बॉस शॉक में रह जाता है। एबल समझ चुका होता है कि मैजिक टूल्स ही मैजिक के डिक्लाइन का मेन रीजन है। लोग कन्वीनियंट टूल्स पर इतना डिपेंड हो गए हैं कि उन्होंने खुद सोचना ही छोड़ दिया है। एबल डिसाइड करता है कि अब इस फार्स को खत्म करने का टाइम आ गया है। वो अपना फोकस गैदर करता है और अपने हाथ में विंड क्लीव स्पेल क्रिएट करता है, लेकिन ये वो विंड क्लीव नहीं है जो बॉस ने यूज की। इसकी स्केल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स बिल्कुल अलग लेवल की होती है। एक मैसिव विंड स्टॉर्म बॉस की तरफ बढ़ता है। बॉस के पास भागने का कोई चांस नहीं होता। वो सीधा उड़कर जमीन पर क्रैश हो जाता है और ये सब एबल ने इंटेंशनली पावर होल्ड बैक करके किया था। फिर भी बॉस हार मानने को रेडी नहीं होता। वो जमीन पर पड़े पड़े भी एबल को इंसल्ट करता रहता है। तभी अचानक एक स्कर्ट का फ्लैश एबल के सामने दिखाई देता है। वो लिलिथ होती है। बिना कुछ बोले वो अपना किक सीधा बॉस के फेस पर मारती है। बॉस फिर से दूर जाकर गिर जाता है। लिलिथ की आवाज बिल्कुल आइस कोल्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम मुझे इंसल्ट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉर्ड एबल को इंसल्ट करना मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगी। वो बॉस को ऊपर से कोल्ड वार्निंग भरी नजर से देखती है। लिलिथ की सडन विशियसनेस देखकर बॉस डर से कांपने लगता है। एबल तुरंत लिलिथ को रोक देता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर चेक करता है और डिक्लेयर करता है कि टेड को ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। ये सुनकर एबल का दिल डूब जाता है। एक एनर्जेटिक लड़के के लिए 6 महीने बेड रेस्ट ऑलमोस्ट इम्प्रिजनमेंट जैसा है। एबल विंडो के बाहर खड़ा डॉक्टर की बात सुन रहा होता है। उसका ब्रो डीपली फरो हो जाता है। वो सोचता है 6 महीने बहुत ज्यादा है। रात में जब टेड सो जाता है तब बिना आवाज के एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल अपीयर होता है। एबल क्वाइटली रूम में आ जाता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टली इंटरवेंशन करेगा। उसका प्लान था कि वो पहले इस एरा की मेडिकल एबिलिटी टेस्ट करे, लेकिन अब वो प्लान कैंसिल कर देता है। वो अपने हाथों में मैजिक गैदर करता है और टेड की इंजरीज पर कास्ट करता है। सबसे पहले वो बॉस की गलत मैजिक के सारे ट्रेसेस इरेज कर देता है। फिर एक बहुत रिफाइंड हीलिंग टेक्निक यूज करके बोन्स को परफेक्टली रिकनेक्ट करता है और हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। टेड पूरे टाइम पीसफुली सोया रहता है। उसका सोया हुआ फेस देखकर एबल के दिल में गिल्ट की फीलिंग आती है। जाते वक्त वो धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। अगली सुबह एबल डोर खोलता है और देखता है कि बॉस वहां खड़ा है, लेकिन इस बार उसका सिर कंप्लीटली शेव्ड होता है। एबल एक मोमेंट के लिए उसे पहचान ही नहीं पाता। वो हेजिटेंटली कहता है, बॉस। बॉस तुरंत गुस्से से फट पड़ता है, लेकिन उस मोमेंट उसके सर पर जोर का पंच पड़ता है। ये पंच उसके फादर इवान ने मारा होता है। इवान तुरंत एक घुटने कर बैठकर एबल से अपॉलॉजी करता है। वो कहता है कि उसके बेटे ने बहुत फूलिश बिहेवियर किया। बॉस शॉक्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसका फादर एक कॉमनर से अपॉलॉजी क्यों कर रहा है। वो गुस्से में कहता है, ये तो बस हमारी मेड का छोटा भाई है। ये सुनते ही इवान उसे एक और पंच मार देता है। फिर इवान सच बताता है। वो कहता है कि उनकी फैमिली ने लिलिथ को हायर नहीं किया था, बल्कि सच ये है कि लेडी लिलिथ ही उनकी पूरी फैमिली को एम्प्लॉय करती है। ये सुनकर बॉस बिल्कुल स्टन रह जाता है। उसका पूरा वर्ल्ड व्यू टूट जाता है और उसी मोमेंट एबल को भी एक बात समझ आ जाती है। जो क्वेश्चन उसके दिमाग में काफी टाइम से था, उसका आंसर मिल जाता है। वो समझ जाता है कि एक हाई रैंकिंग डीमन होने के बाद भी लिलिथ इतनी लो प्रोफाइल क्यों रखती है। ये डीमन रेस का सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। वो ह्यूमन सोसाइटी में ओबीडियंट सर्वेंट का रोल प्ले करते हैं, लेकिन सीक्रेटली नोबिलिटी की पावर को कंट्रोल और यूज करते रहते हैं। उस इंसिडेंट के बाद बॉस टाउन छोड़कर चला जाता है। लोग कहते हैं कि वो एक टॉप मैजिक अकेडमी में स्टडी करने गया है। और उसके बाद इवान टेड को पास बिठाकर पास्ट की कहानी सुनाने लगता है। इवान टेड को पास्ट की एक कहानी बताता है। वो कहता है कि जब वो यंग था तब एक बार फॉरेस्ट में उस पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। उस वक्त अचानक लिलिथ एक डिवाइन बीइंग की तरह अपीयर हुई और उसकी जान बचा ली। उसके बाद भी लिलिथ ने कई बार इवान की हेल्प की और उसे मैजिक का नॉलेज भी सिखाया। इवान कहता है कि चाहे उनका ऑफिशियल रिलेशनशिप कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए लिलिथ हमेशा एक बेनिफैक्टर और रिस्पेक्टेड नेबर रही है। फिर वो टेड से कहता है कि उसे एबल और लिलिथ के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। टेड मुस्कुराते हुए अग्री कर लेता है। वो कहता है कि एबल तो वैसे भी अब उसका सबसे क्लोज फ्रेंड बन चुका है। उसी आफ्टरनून टेड फिर से एबल के स्टडी रूम में घुस आता है, जैसे वो रोज करता है, लेकिन इस बार वो एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, मास्टर। अब एबल साय करता है और मुड़कर कहता है, सोचता है कि आज ये लड़का कौन सा नया प्लान लेकर आया है। इस तरह 2 साल का टाइम निकल जाता है, छोटी छोटी लड़ाइयों और हंसी मजाक के साथ। एबल की लॉन्ग लाइफ में ये रेयर पीसफुल मोमेंट्स होते हैं। धीरे धीरे एबल को 200 इयर्स फ्यूचर की दुनिया की आदत हो जाती है और टेड भी अब चाइल्डिश नहीं रहा। उसकी मैजिक बहुत फास्ट इंप्रूव हो चुकी है। अब वो फायर मैजिक प्रॉपरली कास्ट कर सकता है और उसकी पावर भी काफी इंप्रेसिव है। एबल उसे देखकर जेन्युइनली अप्रूव करते हुए स्माइल करता है। तब टेड एक्साइटेड होकर कहता है, कल मेरे साथ मैजिक अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने चलो। ये सुनकर एबल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो लिलिथ के पास जाकर पूछता है, जिस इंसान ने 200 इयर्स पहले मैजिक के
पीक पर खड़े होकर फाइट की थी, उसे अब स्कूल जाने की क्या जरूरत है। लिलिथ तुरंत जवाब देती है। वो कहती है, अगर एकेडमी नहीं जाओगे तो पैसा कैसे कमाओगे। एबल कैजुअली कहता है कि वो पहले की तरह एडवेंचरर बन जाएगा, लेकिन लिलिथ बताती है कि एडवेंचरर प्रोफेशन 10 इयर्स पहले ही अबॉलिश हो चुका है। पीसफुल एरा में उस प्रोफेशन का कोई पर्पस ही नहीं बचा। वो एक्सप्लेन करती है कि अगर एबल को मैजिक रिलेटेड फील्ड में काम करना है तो फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है। फिर वो थोड़ी टीजिंग स्माइल के साथ कहती है, या फिर तुम मेरी केप्ट बॉय बनकर रहना चाहते हो। ये सुनकर फाइनली एबल मान जाता है और एग्जाम देने अग्री कर लेता है। अगली सुबह टेड एक्साइटमेंट के साथ एबल को किंगडम की मोस्ट फेमस मैजिक एकेडमी के गेट तक ले जाता है। ग्रैंड गेट्स के अंदर एंटर करते ही लोगों की विस्पर्स और कंटेम्पचुअस ग्लांसेस उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। पीछे खड़े स्टूडेंट्स लाउडली एबल की इंफीरियर आइज के बारे में बात करने लगते हैं। वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एकेडमी का लेवल कितना गिर गया है जो ऐसे इंसान को भी एग्जाम देने दिया जा रहा है। एबल सोचता है कि इन नोबल किड्स का कैरेक्टर काफी पुअर है, लेकिन उसके पास खड़ा टेड ऑलरेडी गुस्से से भड़क चुका होता है और एबल का साइड लेने लगता है। तभी अचानक एक शार्प फीमेल वॉइस सबको चुप करा देती है। वो लड़की कहती है, किसी के पीछे मिलकर उसकी बुराई करना नोबल्स के लिए बिल्कुल शेमफुल बिहेवियर है। एबल मुड़कर उस लड़की को देखता है। उसके चेस्ट पर एक फेमिलियर क्रेस्ट बना होता है। एबल को लगता है कि उसने ये एम्ब्लेम कहीं पहले देखा है। जो स्टूडेंट्स ट्रबल क्रिएट कर रहे थे वो एरोगेंट टोन में पूछते हैं, तुम हो कौन। लड़की अपना सर प्राउडली उठाकर कहती है, मेरा नाम अलिस्सा है, और फिर कॉन्फिडेंटली बोलती है, मैं एक ऐसी मेज बनूंगी जिसका नाम हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लैश में बदलने वाली होती है। वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो इस एरोगेंट एग्जाम कैंडिडेट को सबक सिखाएंगे। अलिस्सा शांत से एक स्टेप पीछे लेती है और अचानक उसकी स्वॉर्ड चमक उठती है। एक स्विफ्ट और क्लीन मोशन में वो स्वॉर्ड का शार्प टिप उनकी तरफ पॉइंट कर देती है। एबल क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप काफी इंप्रेसिव है। अलिस्सा कोल्ड वॉइस में कहती है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो स्टूडेंट्स एम्बैरेसमेंट में पीछे हट जाते हैं। जाते जाते बस थ्रेट देकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। एबल को लगता है कि उसे अलिस्सा को थैंक यू बोलना चाहिए। वो उसे रोकने के लिए आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अलिस्सा रुकती नहीं। अलिस्सा उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत उसका हाथ जोर से हटा देती है। अलिस्सा गुस्से में कहती है, तुम एक कॉमनर हो, तुम्हें मुझे टच करने का राइट नहीं है। वो क्लियर कर देती है कि उसे बस उन लोगों से नफरत है जो पीछे से दूसरों की बुराई करते हैं। वो कहती है कि वो किसी कॉमनर की हेल्प करने नहीं आई थी। फिर वो मुड़कर चल देती है और कहती है, मैं सिर्फ उन लोगों में इंटरेस्ट रखती हूँ जिनके पास रियल स्ट्रेंथ हो। टेड फिर से उसकी एरोगेंस पर गुस्से से भड़क जाता है। वो चिल्लाता है, तुम्हें पता ही नहीं रियल स्ट्रेंथ क्या होती है। लेकिन एबल बस उस लड़की को दूर जाते हुए देखता रहता है। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे उसने ये चेहरा कहीं पहले देखा हो। अब मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम का रिटन टेस्ट शुरू होता है। एबल के लिए ये रिटन एग्जाम बिल्कुल ईजी होता है। वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को बिना एफर्ट के सॉल्व कर लेता है। लेकिन जब लास्ट सब्जेक्ट आता है मैजिकल इंजीनियरिंग, तब डिफिकल्टी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन क्लियरली ऐसी डिजाइन किया गया था कि कोई भी परफेक्ट स्कोर ना कर सके। एबल थोड़ी देर सोचता है और उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये एक फनी कोइंसिडेंस था। जिस थ्योरम पर ये क्वेश्चन बेस्ड था, उस थ्योरम को 200 साल पहले खुद एबल ने डिस्कवर किया था। रिटन एग्जाम खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स को एक ओपन फील्ड में ले जाया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ मैजिक टूल्स। एक बड़े टेबल पर हर टाइप के मैजिक टूल्स रखे होते हैं। एग्जामिनर अनाउंस करता है, अपनी आई कलर एफिनिटी के अकॉर्डिंग मैजिक टूल चूज करो। एबल को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। उसे पता है कि एम्बर आइज के लिए यहाँ कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा, इसलिए वो कैजुअली एक रेड वन हैंडेड स्वॉर्ड उठाता है सब्स्टिट्यूट के रूप में। एग्जामिनर बताता है कि जो टारगेट्स लगे हुए हैं वो मैजिक अब्सॉर्बिंग ब्लैक मैटर से बने हुए हैं। कैंडिडेट्स जितना चाहें अपनी मैजिक अनलीश कर सकते हैं। सबसे पहले टेड एक्साइटेड होकर हाथ उठाता है और कहता है कि वो पहले ट्राई करेगा। एबल को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सब कैंडिडेट्स एलीट लेवल के स्टूडेंट्स हैं। उसे डर होता है कि टेड की हाफ बेक्ड स्किल कहीं उसे सबके सामने एम्बैरस ना कर दे। टेड पूरा फोर्स लगाकर शाउट करता है और फायरबॉल लॉन्च करता है, लेकिन जो मैजिक निकलती है वो बस एक छोटी सी फ्लिकर होती है। ये देखकर एबल को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट होती है। उसे लगता है टेड अभी भी काफी क्लमजी है। वो वीक फायरबॉल जाकर टारगेट के सेंटर पर लगती है और तुरंत वैनिश हो जाती है। लेकिन उस मोमेंट पूरा एग्जाम वेन्यू हल्ला मचा देता है। एबल सोचता है कि शायद लोग टेड का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसकी सरप्राइज की कोई लिमिट नहीं रहती जब एग्जामिनर लाउडली कहता है, ये तो एक्सेप्शनल टैलेंट है। बाकी कैंडिडेट्स भी कंप्लेन करने लगते हैं कि टेड के बाद परफॉर्म करना बहुत प्रेशर वाला है। एबल को यकीन नहीं होता। उसके हिसाब से ये लेवल तो बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन जब बाकी कैंडिडेट्स परफॉर्म करते हैं तो उसकी सस्पिशन कंफर्म हो जाती है। उनकी मैजिक तो टेड से भी वीक होती है। टारगेट्स पर बस थोड़े स्क्रैचेस ही आते हैं। अब फाइनली एबल की टर्न आती है। एग्जामिनर की टोन थोड़ी कंसर्न्ड और हेजिटेंट लगती है। क्लियरली उसने एबल को एम्बर आइज की वजह से अंडर एस्टिमेट किया है। लेकिन टेड एक्साइटेड होकर एबल के शोल्डर पर थपकी देता है और कहता है, सबको दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। टेड का ये प्योर ट्रस्ट देखकर एबल के चेस्ट में वार्म फीलिंग आ जाती है। एबल मैजिक टूल उठाता है और स्टार्टिंग पोजीशन पर खड़ा हो जाता है। ऑडियंस की
काउंटलेस आईज उसकी बैक पर टिकी जाती हैं। लोग विस्पर करते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसका स्पेल कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो है, बिल्कुल उसकी इंफीरियर आईज की तरह। लेकिन एबल उन सब को इग्नोर कर देता है। वो क्वाइटली एक परफेक्ट स्पेल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि जब टारगेट डार्क मैटर से बना है तो फिर अटैक भी बड़ा ही होना चाहिए। एबल कामली स्पेल एक्टिवेट करता है, फायरबॉल टाइप 2 स्प्लिट। एक मैसिव सर्ज ऑफ मैजिक एक्सप्लोड होती है और सीधा स्काई की तरफ शूट करती है। सब लोग शॉक में स्टन रह जाते हैं। मैजिक का स्फीयर इतना बड़ा होता है कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो स्फीयर स्काई में ऊपर जाकर फायरवर्क की तरह एक्सप्लोड होता है और फिर सीधा टारगेट पर क्रैश करता है। एक मोमेंट में पूरा टारगेट मैजिक के ब्लास्ट में डिसअपियर हो जाता है। स्मोक क्लियर होने के बाद वहां सिर्फ एक ह्यूज क्रेटर बचा होता है। पूरा एग्जाम फील्ड डेड साइलेंट हो जाता है। फिर अचानक पहले से भी ज्यादा लाउड अप्रोच शुरू हो जाता है। टेड एक्साइटमेंट में जंप करने लगता है और लाउडली चीयर करता है। एबल क्वाइटली सोचता है कि शायद आज उसने लोगों के दिमाग में बैठे प्रेजुडिस को थोड़ा हिला दिया है। इसी वक्त अकेडमी के दूसरे एग्जाम हॉल में अलिस्सा अपना टेस्ट दे रही होती है। वो अपना अटैक लॉन्च करती है, फ्लेम क्लीव। एक पावरफुल स्ट्राइक टारगेट पर लगती है और ब्लैक मैटर की सरफेस क्रैक हो जाती है। एग्जामिनर भी शॉक में रह जाता है और क्राउड से शार्प गैस्प सुनाई देते हैं। लेकिन अलिस्सा खुद बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती। वो बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ सोचती है, ये एकेडमी जो इतनी फेमस है, अगर इस लेवल से ही शॉक हो रही है तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। तभी अचानक नेक्स्ट एग्जाम हॉल का एक एग्जामिनर भागते हुए वहां पहुंचता है। उधर अलिस्सा क्वाइटली अपनी हियरिंग एनहांस करती है और पास खड़े एग्जामिनर्स की बात का कुछ हिस्सा सुन लेती है। उसे कुछ कीवर्ड्स सुनाई देते हैं। एम्बर आइड कैंडिडेट, टारगेट डिस्ट्रॉय हो गया। ये सुनते ही उसका दिल एक मोमेंट के लिए झटका खा लेता है। उसे तुरंत सुबह वाला लड़का याद आता है, एबल। उसके लिप्स पर एक एक्साइटेड स्माइल आ जाती है। वो सोचती है अब तो एग्जाम इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। एबल को क्लास ए रेटिंग मिलती है और सरप्राइजिंगली टेड को भी क्लास ए मिल जाता है। टेड तो एक्साइटमेंट और स्मगनेस कंट्रोल ही नहीं कर पाता। दोनों क्लास ए कैंडिडेट्स के वेटिंग रूम में पहुंचते हैं। रूम में ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं सबकी नजर उन पर टिक जाती है। सब लोग एबल की एम्बर आइज को देखकर विस्पर करने लगते हैं। लोग स्पेक्यूलेट कर रहे होते हैं कि क्या सच में उसने टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। अलिस्सा सीधा उनके पास चलकर आती है। वो सीधा एबल से पूछती है, क्या ये सच है कि तुमने टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिया? फिर वो क्यूरियोसिटी से पूछती है कि उसने स्पेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया। वो सस्पेक्ट करती है कि एबल ने शायद किसी फेमस मास्टर से ट्रेनिंग ली है, लेकिन एबल चुप रहता है। ये देखकर अलिस्सा कहती है, ठीक है, मैं नेक्स्ट टेस्ट में खुद देख लूंगी। तभी एक एग्जामिनर फिडिया अपीयर होती है। वो फाइनल टेस्ट के रूल्स अनाउंस करती है। फाइनल असेसमेंट होगा सिमुलेटेड ड्यूअल। रूल सिंपल है, दो कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। जिसकी डिफेंस सबसे पहले ब्रेक होगी वो लूजर होगा। अपोनेंट्स को प्रीवियस राउंड्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैच किया जाएगा और रिजल्ट प्रेडिक्टेबल ही होता है। एबल का अपोनेंट अलिस्सा। ड्यूअल स्टेज पर अलिस्सा स्मूथली अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करती है। वो एबल से कहती है, अपना वेपन निकालो। एबल कामली कहता है, मैं फाइट में मैजिक टूल्स पर डिपेंड नहीं करता। अलिस्सा हंसकर कहती है, कितनी ओल्ड फैशन बात है। फिर बिना हेजिटेट किए वो लाइटनिंग स्पीड से चार्ज करती है। उसकी स्वॉर्ड अटैक बहुत फास्ट और फियर्स होता है। एबल क्वाइटली नोटिस करता है कि इस एरा के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी स्किल इंप्रेसिव है। वो बिल्कुल मूव नहीं करता, लेकिन जैसे ही ब्लेड उससे टच करने वाली होती है, अबेल सडनली वैनिश हो जाता है और एक इंस्टेंट में अलिस्सा के पीछे अपीयर हो जाता है। अलिस्सा शॉक में तुरंत मुड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में फाइट स्पिरिट और स्ट्रांग हो जाती है। वो फिर से मैजिक गैदर करती है। इस बार उसकी स्वॉर्ड पर और भी इंटेंस फ्लेम्स जलने लगती है। वो फिर से शाउट करती है, फ्लेम क्लीव। इस बार अटैक और भी पावरफुल होता है, लेकिन इस बार अबेल डॉज नहीं करता। वो अपना हाथ उठाता है और सेम फायर एलिमेंट स्पेल कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन उसकी मैजिक ज्यादा डेंस और वायलेंट होती है। अलिस्सा एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इसे काउंटर कैसे करे। नेक्स्ट मोमेंट दोनों स्पेल्स मिड एयर कोलाइड करते हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन होती है। ब्लाइंडिंग लाइट सब कुछ कवर कर लेती है। जब स्मोक सेटल होती है, ग्राउंड पर एक और ह्यूज क्रेटर बन चुका होता है। अबेल अपनी सेंसेस यूज करता है, लेकिन उसे अलिस्सा की प्रेजेंस फील नहीं होती। एक मोमेंट के लिए उसे रिग्रेट होता है। वो सोचता है कि शायद उसने ज्यादा फोर्स यूज कर ली, लेकिन तभी अचानक ऊपर से हवा का तेज झोंका आता है। अलिस्सा मीटियोर की तरह स्काई से नीचे गिरती है और सरप्राइज अटैक करती है। उसने एक टेक्निक यूज की थी अपनी प्रेजेंस हाइड करने के लिए, लेकिन अबेल कामली सोचता है, बैड लक, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। उसके हाथ में तुरंत मैजिक फॉर्म हो जाती है। एक साथ 12 फायरबॉल्स लॉन्च हो जाते हैं। अलिस्सा की आंखें शॉक से वाइड हो जाती हैं। वो सोचती हैं, ये कास्टिंग स्पीड और एक साथ 12 स्पेल्स कंट्रोल। उस मोमेंट उसे समझ आ जाता है कि अबेल बहुत डेंजरस लेवल का मेज है। एक चेन ऑफ एक्सप्लोजन्स होती है। स्काई में फायर का ह्यूज पिलर शूट करता है। क्राउड ब्रेथलेस हो जाता है। लोग विस्पर करते हैं कि दोनों के बीच का पावर गैप क्लियरली विजिबल है। जब स्मोक फाइनली क्लियर होती है, अलिस्सा एक घुटने पर बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में फाइट स्पिरिट अभी भी जल रही होती है। ये देखकर अबेल भी थोड़ा सरप्राइज होता है। एग्जामिनर अनाउंस करता है, अलिस्सा का डिफेंसिव स्पेल ब्रेक हो चुका है, मैच खत्म। लेकिन अलिस्सा
अलिस्सा दांत भींच कर कहती है, मैं अभी खत्म नहीं हुई। वो डिमांड करती है, ड्यूअल कंटिन्यू होगा। अलिस्सा की जिद देखकर एबल के लिप्स पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। उसे उसकी गिव अप ना करने वाली एटीट्यूड सच में इंप्रेसिव लगती है। अलिस्सा अपनी स्वॉर्ड को ग्राउंड में गाड़ कर खुद को वापस खड़ा करती है। फिर वो लाउडली अनाउंस करती है, मैं यहाँ सबको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। एबल की स्माइल धीरे धीरे फेड हो जाती है। वो उससे एक सवाल पूछता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। वो कहता है, इस पीसफुल टाइम में तुम इतनी स्ट्रेंथ के पीछे क्यों भाग रही हो? वो एक्सप्लेन करता है कि ये दुनिया अब वॉर टॉर्न पास्ट जैसी नहीं रही। आज के टाइम में तो बिना पावर के भी लोग खुश रह सकते हैं। लेकिन अलिस्सा तुरंत स्ट्रॉन्ग वॉइस में जवाब देती है। वो कहती है, पीस सिर्फ एक इल्यूजन है। वो बताती है कि पीस ट्रीटी होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रहेगी। कोई गारंटी नहीं है कि कोई नया डीमन किंग कभी नहीं उठेगा और नेबरिंग नेशंस भी कभी अपनी आर्मीज बिल्ड करना बंद नहीं करते। इसलिए वो कहती है कि वो कभी भी फॉल्स पीस के इल्यूजन में नहीं जिएगी। इसी वजह से उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो सब कुछ प्रोटेक्ट कर सके और फिर वो अपने फैमिली को रिस्टोर करेगी जिन्होंने उसे रेज किया था। ये लाइन सुनकर एबल को कुछ इंपॉर्टेंट सा फील होता है, जैसे इस बात के पीछे कोई डीप स्टोरी हो। लेकिन उसे सोचने का चांस ही नहीं मिलता क्योंकि अलिस्सा अपनी बची हुई सारी मैजिक रिलीज कर देती है। उसके बॉडी को स्कॉर्चिंग फ्लेम्स कंप्लीटली कवर कर लेती है। पूरा अरीना शॉक में चुप हो जाता है। अलिस्सा लाउडली एक फॉरबिडन स्पेल का नाम लेती है। फ्लेम्स स्काई की तरफ सर्च करती हैं और फिर ट्रांसफॉर्म होकर मैसिव फायरी विंग्स बन जाती हैं। एक शार्प क्राई के साथ अलिस्सा स्काई में लॉन्च हो जाती है। क्राउड डिसबिलीफ में चीख उठता है। अलिस्सा स्काई में फ्लेम गॉडेस की तरह विंग स्प्रेड करके हवर कर रही होती है। ऑडियंस में से कोई शॉक्ड होकर कहता है, फ्लाइट मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है। एबल तुरंत समझ जाता है कि ये स्पेल मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का प्रिसाइज कंट्रोल डिमांड करता है। 200 साल पहले भी बहुत कम लोग इस टेक्निक को मास्टर कर पाते थे। ये कोई शॉर्ट टाइम में सीखने वाली स्किल नहीं है। उस मोमेंट एबल को एक ओल्ड मेमोरी फ्लैश होती है। उसे अपना एक पुराना कॉमरेड याद आता है। वो रियलाइज करता है कि एंशिएंट मैजिक ट्रेडिशन अभी भी सर्वाइव कर रही है और अलिस्सा के फैमिली ने इस मैजिक को प्रिजर्व करने के लिए कितनी सैक्रिफाइस की होगी ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। फिर एबल कामली कहता है, शो खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। उसके हाथ से एक वायलेट बीम ऑफ लाइट लाइटनिंग स्पीड से शूट होती है। वो बीम डायरेक्टली स्काई में अलिस्सा की तरफ जाती है। अलिस्सा उस अटैक को एंड्योर करने की कोशिश करती है लेकिन वो फील करती है कि उसका स्पेल स्ट्रक्चर टूटने लगा है। नेक्स्ट मोमेंट एक ब्लाइंडिंग बर्स्ट ऑफ लाइट उसके पीछे एक्सप्लोड होता है और उसके फ्लेम विंग्स इंस्टेंटली शैटर हो जाते हैं। अलिस्सा शॉक में नीचे गिरने लगती है। उसी मोमेंट एबल जंप करता है और मिड एयर में उसे कैच कर लेता है। उसे अपनी आर्म्स में होल्ड करते हुए वो सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम मरिया द हीरो ऑफ फ्लेम की डिसेंडेंट हो? फिर वो उसे सेफली ग्राउंड पर ले आता है। उसकी वॉइस में जेन्युइन अप्रिसिएशन होती है। वो कहता है, तुम्हारे पास रियल टैलेंट है और तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तभी एग्जामिनर लाउडली अनाउंस करता है, विनर एबल। पूरा अरीना चीयर्स से गूंज उठता है। क्राउड एबल की तरफ रश करता है जैसे वो कोई न्यू हीरो हो। उधर अलिस्सा थोड़ी दूर अकेली खड़ी सब देख रही होती है। उसके अंदर एम्बैरेसमेंट और गुस्सा दोनों एक साथ उठ रहे होते हैं। वो अपना जलता हुआ फेस हाथ से कवर कर लेती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो इतनी बुरी तरह कैसे हार गई। एग्जाम खत्म होने के बाद अकेडमी के टीचर्स मीटिंग रूम में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सब लोग इस साल के टॉप टैलेंट्स टेड, अलिस्सा और एबल की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन एक टीचर एमा सेन सडनली स्कॉफ करती है। वो क्लियरली कहती है, यहाँ सिर्फ एक ही ट्रू जीनियस है, एबल। बाकी टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं, लेकिन वो तो बस एक एम्बराइड कॉमनर है। उनके हिसाब से अलिस्सा भी उतनी ही इंप्रेसिव लग रही थी। एमा सेन थोड़ी थकी हुई एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाती है। फिर वो एक परफेक्ट स्कोर आंसर शीट सबके सामने उठाती है। वो बताती है कि एबल ने अल्टीमेट थ्योरम सॉल्व कर दिया है। ये एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स थ्योरी है जिसे एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। ये सुनते ही रूम में डेड साइलेंस छा जाता है। तभी उस मोमेंट अकेडमी के वेनरेबल हेडमास्टर रूम में एंटर करते हैं। वो पूछते हैं, यहाँ ऐसा क्या हो गया जो सब टीचर्स इतने एक्साइटेड हैं? टीचर एमा सेन एक्साइटमेंट के साथ हेडमास्टर को बताती हैं कि उन्हें एक अनपैरेलल्ड जीनियस स्टूडेंट मिला है। उस स्टूडेंट का नाम है एबल। जैसे ही एबल नाम हेडमास्टर के कानों तक पहुंचता है, उनकी आंखें शॉक से वाइड हो जाती हैं। वो इतने ज्यादा स्टंट हो जाते हैं कि उनके डेंचर्स मुंह से गिर जाते हैं। वो तुरंत एमा सेन से कहते हैं, नाम फिर से बोलो। एमा सेन दोबारा कहती है, एबल। ये नाम सुनते ही हेडमास्टर के दिमाग में सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। उस रात हेडमास्टर के ऑफिस में नींद का नाम भी नहीं होता। वो रिपीटेडली एबल का नाम सोचते रहते हैं। फिर वो एक एंशिएंट स्टैचू के पास जाते हैं। वो अपनी मैजिक गैदर करके स्टैचू की स्वॉर्ड में चैनल करते हैं। जैसे ही मैजिक फ्लो होती है, रूम हल्की सी ट्रेम्बल करने लगती है और एक हिडन डोर धीरे धीरे ओपन होता है। ये एक सीक्रेट चेंबर का एंट्रेंस होता है। हेडमास्टर अंदर एंटर करते हैं। रूम पुराने टेक्स्ट्स और बुक से भरा हुआ होता है। वो सीधा एक ड्रॉर के पास जाते हैं और उसे ओपन करते हैं। अंदर एक बहुत पुराना लेटर रखा होता है। मैजिक एक्टिवेट करते ही वो लेटर खुद ओपन हो जाता है। ये लेटर एक्चुअली उनके ग्रैंडफादर का फाइनल मैसेज होता है, एक सीक्रेट जो हिस्ट्री से कंप्लीटली इरेज कर दिया गया था। लेटर में लिखा होता है कि जो स्टोरी दुनिया जानती है कि 4 सेजेस ने मिलकर डीमन किंग को डिफीट किया, वो पूरी
तरह झूठ है। सच ये है कि सिर्फ उन 4 सेजेस के साथ तो वो डीमन किंग को टच भी नहीं कर सकते थे। डीमन किंग को एक्चुअली डिफीट किया था एक मेज ने, जिसकी आंखें एम्बर कलर की थीं। उसका नाम था एबल। हेडमास्टर को अपने ग्रैंडफादर की वार्निंग्स याद आती हैं। वो कहते थे कि 5th सेज को सिर्फ इसलिए परसिक्यूट किया गया क्योंकि उसकी एम्बर आइज डीमन रेस जैसी लगती थी। उसके पास हेवन शेकिंग पावर होने के बावजूद उसका नाम हिस्ट्री बुक से मिटा दिया गया। हेडमास्टर कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है लेकिन कोई इंसान 200 साल कैसे सर्वाइव कर सकता है। फिर वो डिसाइड करता है कि उसे एबल की रियल स्ट्रेंथ को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। उधर कैपिटल सिटी के एक कैफे में एबल क्वाइटली कॉफी पी रहा होता है। तभी अचानक टेड एक्साइटमेंट के साथ कैफे में घुसता है। वो अपना एक्सेप्टेंस लेटर हवा में वेव करता हुआ एबल के पास आता है। वो कहता है, मास्टर गेस करो रिजल्ट क्या है। एबल बस एक ग्लांस लेता है और तुरंत समझ जाता है कि टेड ऑलरेडी पास हो चुका है। टेड थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसका सरप्राइज स्पॉइल हो गया। तभी एबल की नजर सडनली रूम के कॉर्नर पर पड़ती है। वो सीधा पूछता है, वहाँ कौन छुपा हुआ है। कॉर्नर में एक रेड हेड गर्ल एक्चुअली हाइड होने की कोशिश कर रही होती है और ऑब्वियसली वो एलिसा होती है। पकड़ी जाने पर वो ऑकवर्ड स्माइल के साथ हेलो वेव करती है। वो कहती है कि ये बस कोइंसिडेंटल मीटिंग है और वो यहाँ बस केक खाने आई थी क्योंकि ये उसका फेवरेट कैफे है। नाइव टेड तुरंत उसकी बात मान लेता है, लेकिन एबल सीधा पूछ लेता है, सच बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो। एलिसा थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है। वो ऑकवर्डली पूछती है कि एबल को कौन सी क्लास मिली है। फिर वो रिलक्टेंटली एडमिट करती है कि शायद उससे एबल से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एबल थोड़ा सोचता है कि वो एक्चुअली क्या चाहती है, लेकिन टेड एक्साइटमेंट में तुरंत बोल पड़ता है, हम दोनों क्लास ए में सिलेक्ट हुए हैं। ये सुनते ही एलिसा की आंखें शाइन करने लगती हैं। वो हैप्पीली हमिंग करते हुए कैफे से बाहर चली जाती है। एबल कंफ्यूज होकर टेड से पूछता है कि वो आखिर आई किस लिए थी। तभी कैफे का डोर दोबारा स्लोली ओपन होता है। जैसे ही एबल और टेड देखते हैं कि अंदर कौन आया है, दोनों शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। डोर से अंदर आती है लिलिथ, लेकिन इस बार वो एकेडमी टीचर की यूनिफॉर्म पहनी होती है। टेड शॉक्ड होकर पूछता है, तुम इस आउटफिट में क्या कर रही हो। लिलिथ स्माइल के साथ कहती है, आज से मैं ऑफिशियली एकेडमी की टीचर बन गई हूँ। टेड इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो ब्लिंक करना भी भूल जाता है। उसे लगता है ये कोइंसिडेंस इम्पॉसिबल है, लेकिन एबल बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि लिलिथ की एबिलिटीज ऑर्डिनरी से बहुत ऊपर है। जो भी लिलिथ डिसाइड करे वो उसे इजीली अचीव कर सकती है। लिलिथ थोड़ा पास आकर एबल के ईयर के नियर सॉफ्टली कहती है, अब मैं एकेडमी में भी तुम्हारी हेल्प करती रहूंगी। और कुछ ही टाइम बाद एंट्रेंस सेरेमनी के एक दिन पहले का दिन आ जाता है। लिलिथ खुद एबल और टेड को स्टूडेंट डॉर्मेटरीज तक छोड़ने आती है। वो बताती है कि अगले 5 साल तक सब स्टूडेंट्स यहीं साथ रहेंगे। उसके बाद वो कहती है कि उसे कुछ काम देखना है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एबल उसका थैंक यू करता है। अब एबल और टेड अपना बहुत सारा लगेज उठाए डॉर्मेटरी के अंदर जाते हैं। डॉर्मेटरी के कॉमन हॉल में उनकी मुलाकात टीचर फीडिया से होती है। वो वही एग्जामिनर होती है जो एंट्रेंस एग्जाम के वक्त उन्हें मिली थी। फीडिया भी उन्हें पहचान लेती है। वो उन्हें एकेडमी का ऑफिशियल यूनिफॉर्म देती है और कहती है, जब भी एकेडमी के बाहर जाओगे ये यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। एबल यूनिफॉर्म का बैग लेता है और तुरंत उसे कुछ अनयूजुअल फील होता है। वो नोटिस करता है कि यूनिफॉर्म पर मैजिकल इंस्क्रिप्शंस लगी हुई हैं। फीडिया से पूछता है कि ये किस टाइप की इंस्क्रिप्शंस हैं। फीडिया एक्सप्लेन करती है, ये एंटी मैजिक और स्टेन रेजिस्टेंस के लिए है। एबल फिर पूछता है कि ये किसने अप्लाई की थी, लेकिन फीडिया का जवाब थोड़ा वेग और इवेसिव होता है। उसके बाद वो दोनों को रूम कीज दे देती है। एबल और टेड को एडजेसेंट रूम्स मिलते हैं, लेकिन एबल का दिमाग अभी भी यूनिफॉर्म की इंस्क्रिप्शन पर अटका हुआ होता है। टेड नोटिस करता है कि एबल कुछ सोच में डूबा हुआ है। वो पूछता है, क्या हुआ। एबल कहता है कि यूनिफॉर्म पर जो इंस्क्रिप्शन का काम हुआ है वो बहुत पुअरली डन है। उसके हिसाब से ये गुड मटेरियल का वेस्ट है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इंस्क्रिप्शंस खुद दोबारा अप्लाई करेगा। सबसे पहले वो टेड की यूनिफॉर्म पर काम करता है। जैसे ही टेड वो यूनिफॉर्म पहनता है, उसे फील होता है कि उसका बॉडी फेदर जैसा लाइट हो गया है। एबल रिजल्ट देखकर सेटिस्फाइड हो जाता है। अब वो अपने यूनिफॉर्म पर काम करने ही वाला होता है, तभी टेड उसका सारा लगेज उठाकर साइड कर देता है। टेड एक्साइटेड होकर कहता है, मैं अब बन डिप्लोमेसी करने जा रहा हूँ। टेड अपने बैग से स्नोबॉल बन्स निकालता है। ये उसके होम टाउन की स्पेशलिटी होती है। वो एबल को एक बन ट्राई करने के लिए देता है। एबल टेस्ट करता है और ऑनेस्टली उसे वो बस एवरेज लगता है। वो सोचता है कि क्या ये सच में लोकल स्पेशलिटी है, लेकिन टेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फुल एंथुजियाज्म के साथ नेबर्स को बन देने निकल पड़ता है। उसका गोल होता है एकेडमी में 100 फ्रेंड्स बनाना। ये बोलकर वो डोर से बाहर भाग जाता है। एबल सोचता है कि टेड की पर्सनैलिटी देखकर शायद ये सच में पॉसिबल भी हो। एबल खुद बस एक सिंपल गोल रखता है। वो चाहता है कि क्वाइटली अपनी पढ़ाई करे और बिना ट्रबल के ग्रेजुएट हो जाए। अपनी यूनिफॉर्म के एडजस्टमेंट्स फिनिश करने के बाद एबल को थोड़ी नींद आने लगती है। वो डिसाइड करता है कि थोड़ा आफ्टरनून नैप ले ले, लेकिन तभी बाहर से शाउटिंग की आवाज आती है। एबल डोर ओपन करता है और देखता है कि टेड को स्टूडेंट्स के ग्रुप ने घेर रखा है। टेड का फेस कंफ्यूजन और इनोसेंस से भरा हुआ होता है। एबल समझ जाता है कि बन डिप्लोमेसी शायद फेल हो गई है। ग्रुप में से एक स्टूडेंट चिल्लाता है, तुम हमें मॉक कर रहे हो क्या। टेड जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता है, मैं बस फ्रेंडशिप करना चाहता था, मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। लेकिन ग्रुप का एक और लड़का और भी नास्टी इंसल्ट करता है। वो कहता है कि तुम एक इन्वेजिव स्पीशीज जैसे हो। फिर स्नीयर करते हुए कहता है कि
वो लोग गटर से निकले हुए किसी चीज से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। एबल तुरंत समझ जाता है कि वो एक डिस्ट्रक्टिव फिश स्पीशीज की बात कर रहे हैं। टेड फिर भी अपनी स्माइल मेंटेन करता है। वो अपने होम टाउन का बन उनके सामने ऑफर करता है, लेकिन सामने वाला लड़का बन को थप्पड़ मारकर गिरा देता है। बन जमीन पर गिरकर मिट्टी में रोल हो जाता है। ये देखकर टेड का एक्सप्रेशन तुरंत डल हो जाता है। एबल के अंदर गुस्सा उभरने लगता है। वो सोचता है कि किसी की गुडविल को इस तरह इंसल्ट करना बिल्कुल गलत है। वो आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन देखता है कि टेड क्वाइटली नीचे झुककर बन उठाता है। तभी एक और पर्सन इंटरवीन करता है। वो होती है एलिसा। सबके शॉक फेसेस के सामने वो बन उठाती है, फिर कामली उसका एक बाइट लेती है और कैजुअली कहती है, स्कोर 70 आउट ऑफ 100। ग्रुप तुरंत हंसने लगता है। वो एलिसा का मजाक उड़ाते हैं कि उसने ग्राउंड से उठाकर फूड खा लिया। ये सुनकर एलिसा का गुस्सा फट पड़ता है। एबल तुरंत सोचता है कि ये सिचुएशन खराब होने वाली है। टेड शायद इग्नोर कर देता, लेकिन एलिसा बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए एबल आगे बढ़ता है और फर्मली कहता है, बस यही रुक जाओ। टेड एक्साइटेड होकर एबल को देखकर कहता है, मास्टर, और ऐड करता है कि उसे इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन एलिसा टेड पर ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है भी या नहीं। अचानक एबल समझ जाता है कि यहाँ नोबल्स के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत डीप है। जब वो ग्रुप एबल को आगे आते देखता है तो उनका मौकरी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो स्नियर करते हुए कहते हैं कि एक इंसान जिसके पास इंफीरियर आईज है और जो मैजिक यूज ही नहीं कर सकता, वो खुद को किसी का मास्टर कैसे कह सकता है। उन स्टूडेंट्स की इंसल्टिंग बातें टेड के दिल पर सीधा लगती हैं। वो तुरंत गुस्से में आकर उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। टेड चिल्लाता है, मेरे मास्टर के बारे में गलत बात मत करो, अभी की अभी अपॉलॉजी दो। लेकिन सामने वाला लड़का डिस्गस्ट से उसे धक्का दे देता है और कहता है, छोड़ मुझे। उस मोमेंट टेड के दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। उसे याद आता है कि 2 साल पहले उसने खुद भी एबल की चिक आइज का मजाक उड़ाया था। अब उसे समझ आता है कि उसने उस वक्त एबल को कितना हर्ट किया होगा। उसके अंदर गिल्ट और गुस्सा दोनों मिक्स हो जाते हैं। वो एबल से अपॉलॉजी करना चाहता है, लेकिन अभी सिचुएशन उसके लिए अलाउ नहीं करती। उधर जिसे टेड ने पकड़ा था वो स्ट्रगल करने लगता है। तभी एक और स्टूडेंट आकर टेड के शोल्डर को पकड़ लेता है और उस मोमेंट कुछ अनबिलीवेबल होता है। जहाँ जहाँ टेड को टच किया जाता है वहाँ से सडन बर्स्ट ऑफ लाइट एक्सप्लोड होती है। एक पावरफुल फोर्स ब्लास्ट करती है और दोनों स्टूडेंट्स हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। वो जमीन पर गिरकर शॉक में रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ, लेकिन सच सिर्फ एबल जानता है। ये सब उस इंस्क्रिप्शन की वजह से हुआ था जो उसने टेड के यूनिफॉर्म पर अप्लाई की थी। वो रिफ्लेक्टिव इंस्क्रिप्शन किसी भी वायलेंट एक्शन का ऑटोमेटिक काउंटर अटैक करता है। एबल क्वाइटली रिलीफ की सांस लेता है। उधर वो ग्रुप जल्दी से उठता है, थ्रेट देकर वहाँ से भाग जाता है। टेड अभी भी शॉक में खड़ा होता है। फिर अचानक एक्साइटमेंट के साथ एबल के पास दौड़ कर आता है। वो कहता है, मास्टर, लगता है मेरे अंदर कोई हिडन पावर है। ये सुनकर एबल अंदर ही अंदर स्पीचलेस हो जाता है। उसे लगता है कि टेड का रीजनिंग लेवल काफी वरिंग है। तभी एलिसा आगे आती है। वो टेड का आर्म पकड़कर उसके यूनिफॉर्म को ध्यान से एग्जामिन करती है। यूनिफॉर्म देखकर वो अमेज्ड होकर कहती है, ये तो परफेक्ट इंस्क्रिप्शन है, मैंने कभी इतना फ्लॉलेस वर्क नहीं देखा। टेड बिना सोचे समझे तुरंत बोल देता है, ये सब मेरे मास्टर एबल ने किया है। ये सुनते ही एबल का दिल एक मोमेंट के लिए रुक जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर टेड का मुंह बंद कर देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एलिसा ऑलरेडी सब कुछ सुन चुकी होती है। एबल जल्दी से टेड को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। उधर एलिसा वहीं खड़ी डीप शॉक में सोच रही होती है। वो सोचती है, एबल इतनी हाई लेवल मैजिक इंस्क्रिप्शंस कर सकता है, आखिर वो है कौन? अगले दिन एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आ जाता है। एबल और टेड दोनों कॉरिडोर में फुल स्पीड से दौड़ रहे होते हैं। टेड रिपीटेडली अपॉलॉजी कर रहा होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया। जब वो हॉल के डोर्स के पास पहुंचते हैं, एबल नोटिस करता है कि डोर थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। वो केयरफुली उसे ऑब्जर्व करता है, फिर उसे समझ आता है कि ये ट्रैप नहीं है, ये एक्चुअली वेलकम मैकेनिज्म है। एबल लो प्रोफाइल मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वो टेड को कहता है कि वो पहले डोर ओपन करे, लेकिन टेड डर जाता है। वो सोचता है कि लेट आने पर शायद पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो मूव करने से मना कर देता है। एबल सिंपली उसे डोर के अंदर पुश कर देता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, एकदम से मैकेनिकल गियर्स की आवाज और चीयरफुल म्यूजिक हॉल में घूम जाती है। टेड शॉक में मुंह खोला खड़ा रह जाता है। उसके सामने एक डैजलिंग स्पेक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। कॉन्फेटी रेन होने लगती है और छोटे वुडन पपेट्स म्यूजिक के साथ डांस करने लगते हैं। एबल कामली एक्सप्लेन करता है कि ये सब मैजिक मैकेनिज्म है। ये सिस्टम डोर ओपन करने वाले के मैजिकल एनर्जी को सेंस करता है और फिर ऑटोमेटिकली सेरेमनी एक्टिवेट हो जाती है। वो ऊपर देखते हैं, जहाँ कई स्टोरी स्टॉल वुडन पपेट्स भी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। हॉल के अंदर खड़े बाकी स्टूडेंट्स मुड़कर टेड को देखने लगते हैं। सबको लगता है कि ये ग्रैंड सेरेमनी टेड की वजह से एक्टिवेट हुई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि रेयर नाइट्स मार्च मेलोडी भी प्ले हुई है। कल वाले स्टूडेंट्स जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके फेसेस ग्रीन हो जाते हैं गुस्से से। इवन टीचर्स भी बिलीव करने लगते हैं कि टेड इस साल का स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू स्टूडेंट है। टेड फिर से इडियट वाली स्माइल के साथ ग्रिन करने लगता है। वो अपना पहले वाला डर कंप्लीटली भूल जाता है। तभी हॉल में हेड मास्टर एंटर करते हैं। वो सबको ऑर्डर में खड़े होने को कहते हैं। वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि इस साल नाइट्स मार्च
लास्ट सेरेमनी एक्टिवेट हुई है। उधर एबल क्वाइटली क्राउड में खड़ा स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि हर साल अराउंड 200 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। ये स्केल उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा है। टेड एक्साइटमेंट में एबल को हेडमास्टर के बारे में बताता है। वो कहता है वो ओल्ड मैन एक्चुअली रॉय हीरो ऑफ विंड का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। जैसे ही एबल रॉय का नाम सुनता है उसके दिमाग में 200 इयर्स पुरानी मेमोरीज फ्लड हो जाती हैं। रॉय और एबल कभी साइड बाय साइड फाइट करते थे। वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट ब्रदर्स जैसे थे और साथ मिलकर उन्होंने डेमन किंग को डिफीट किया था। क्लास के अंदर एबल कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है और कहता है मेरा आंसर टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। फिर वो अपना मेथड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है और सबको दिखा देता है कि कैसे वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस 10 स्टेप्स कम करके सॉल्व कर सकता है। टीचर स्टेज पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स नीचे से शॉक में रिएक्ट करने लगते हैं। टीचर अपनी इंसल्ट को दबाते हुए गुस्से को कंट्रोल करता है और बस इतना कहता है बैठ जाओ। एबल बिना कुछ बोले वापस मरता है, लेकिन जैसे ही वो सीट की तरफ जा रहा होता है पीछे से एक स्नाइड कमेंट सुनाई देता है। वो वही कल वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। उनकी हर बात में कंटेम्प्ट भरा होता है, लेकिन एबल उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। वो सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसे इन लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अकेडमी में टोटल 5 लाइब्रेरीज होती हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी जहां बहुत ज्यादा बुक्स है, लेकिन वहां हमेशा क्राउड रहता है, इसलिए एबल यूजुअली वहां से बुक्स लेकर छोटी और क्वाइट लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ता है। एक दिन वो ऐसे ही क्वाइटली रीडिंग में बिजी होता है, तभी एक फेमिलियर आवाज उसका फोकस तोड़ती है। वो होती है अलिसा। एबल थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि अलिसा भी लाइब्रेरी में स्टडी करने आएगी। अलिसा उससे पूछती है तुमने आज का कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया? एबल कामली कहता है मैं ये सब रात तक इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ। फिर दोनों चुप हो जाते हैं और अपनी अपनी बुक्स में दोबारा इमर्स हो जाते हैं। कुछ देर बाद अलिसा एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर अटक जाती है। वो काफी टाइम तक बिना लिखे बैठी रहती है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि एबल से हेल्प मांगे या नहीं। तभी बिना ऊपर देखे एबल बोलता है और एग्जैक्टली बता देता है कि उसकी थिंकिंग कहाँ गलत जा रही है। अलिसा शॉक हो जाती है। वो सोचती है ये बंदा बुक पढ़ते पढ़ते भी मेरी प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहा था। वो एबल के सजेशन को फॉलो करती है और थोड़ी देर में उसे करेक्ट आंसर मिल जाता है। एबल क्वाइटली नोटिस करता है कि अलिसा की लर्निंग एबिलिटी एवरेज लोगों से काफी बेटर है। रात को जब दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं अलिसा उसका थैंक यू करती है। वो क्यूरियोसिटी से पूछती है क्या तुम रोज ऐसे ही लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हो? एबल कंफर्म करता है कि हाँ वो रोज ऐसा ही करता है। अलिसा थोड़ा स्माइल करके कहती है थोड़ा बाहर भी निकला करो, सिटी लाइफ में काफी एक्साइटमेंट होती है। वो एग्जांपल्स देती है जैसे फेमस रेस्टोरेंट्स या रेयर फ्रूट डेजर्ट्स। एबल तुरंत पॉइंट आउट करता है तुम्हारे सारे एग्जांपल्स खाने से रिलेटेड है। अलिसा थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है और जल्दी से ऐड करती है सेकंड हैंड बुक स्टोर्स भी होते हैं वहाँ। ये सुनते ही एबल का इंटरेस्ट जाग जाता है। अलिसा ये देखकर तुरंत इनवाइट कर देती है। वो कहती है कि वो उसे थैंक यू के लिए ट्रीट देना चाहती है। एबल सोचता है कि रिफ्यूज करने का कोई रीजन नहीं है और वो अग्री कर लेता है, लेकिन उस मोमेंट पीछे से एक सार्कास्टिक आवाज आती है। वो वही 3 लड़कों का ग्रुप होता है। वो टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि एबल तो अब लड़कियों में काफी पॉपुलर हो गया है। एबल कामली पूछता है तुम लोग चाहते क्या हो? ब्लू हेयर्ड लड़का गुस्से में कहता है ज्यादा एरोगेंट मत बनो। ग्रीन हेयर्ड लड़का एक मैजिक टूल निकालता है। उसे लगता है कि आज टेड यहाँ नहीं है तो एबल को इजीली हैंडल कर लेंगे, लेकिन एबल पहले एक सवाल पूछता है। वो कहता है तुम लोग आउटसाइड स्टूडेंट से इतनी नफरत क्यों करते हो? ग्रीन हेयर्ड लड़का गुस्से में एक्सप्लोड कर देता है। वो कहता है हमने सालों तक मेहनत की है यहाँ आने के लिए और तुम जैसे लोग एक एग्जाम देकर सीधा हमारे बराबर आ जाते हो। एबल अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसता है। उसे उनके वर्ड्स में कोई रियल हार्डवर्क का एविडेंस नहीं दिखता। वो कैजुअली अपना बैग नीचे रख देता है। नेक्स्ट मोमेंट मैजिक टूल एबल के हाथ में होता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि वो इतनी फास्ट मूव कैसे हुआ। इवन अलिसा भी शॉक हो जाती है। एबल वेपन को देखकर थोड़ा फ्राउन करता है। वो कहता है ये टूल प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया गया, इसके स्पेल रून्स डिग्रेड हो चुके हैं। फिर वो कैजुअली उसे वापस फेंक देता है और कहता है अपनी चीजों का ध्यान रख। ग्रीन हेयर्ड लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरकर सीधा जमीन पर फैल जाता है। एबल उन्हें इग्नोर करता है और अलिसा से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। वो ग्रुप गुस्से से कांपता हुआ कहता है कल तुम दोनों को इसका पछतावा होगा। अगला दिन आता है और पीई क्लास में टेड ऑलरेडी फुल एक्साइटमेंट से भरा होता है। एबल और अलिसा टेड को देखते हैं। दोनों के फेस पर रेजिग्नेशन और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि ये पीई क्लास सिर्फ हफ्ते में एक बार होती है, इसलिए टेड का एक्साइटेड होना नेचुरल है। पीई टीचर कैनर अनाउंस करता है आज का एक्टिविटी मैजिक बॉल कॉम्बैट। सब स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। टेड क्यूरियोसिटी से पूछता है इसके रूल्स क्या है? अलिसा भी कहती है कि उसे भी रूल्स नहीं पता। टीचर एक्सप्लेन करने ही वाला होता है, तभी ग्रीन हेड स्टूडेंट बीच में बोल पड़ता है। वो स्मग टोन में कहता है हमें रूल्स ऑलरेडी याद है। टीचर कैनर स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल में क्लियर बायस दिख रहा होता है। वो कहता है हमें क्लास में इग्नोरेंट स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना पड़ता है और वो इंटेंशनली एबल के ग्रुप की तरफ देखता है। अलिसा तुरंत गुस्से से भड़क जाती है। वो डिसाइड करती है कि आज वो उन्हें प्रॉपर लेसन देगी, लेकिन टेड चीयरफुल टोन में कहता है रिलैक्स करो, मजा लेना ही इंपॉर्टेंट है। टीचर टीम्स डिवाइड करना स्टार्ट करता है। वो नेम्स कॉल करता है और सबको टीम्स में असाइन करता है। जब सब सेटल हो जाते हैं तब एबल नोटिस करता है कि टीम डी के सब मेंबर्स आउटसाइड
स्टूडेंट्स हैं। ये क्लियरली इंटेंशनल ग्रुपिंग होती है। टेड को भी अब समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। टीम के 2 मेंबर्स कहते हैं कि उनके पास एथलेटिक एबिलिटी बिल्कुल नहीं है और बाकी 2 कहते हैं कि वो एवरेज है और कॉन्फिडेंट नहीं है। अलिसा आगे बढ़कर कहती है, मैं टीम को कैरी करूंगी। वो डिक्लेयर करती है कि वो लोग फेयर फाइट करके जीतेंगे और सब कुछ चुप करा देंगे। उसकी बात से टीम का मोराल थोड़ा बूस्ट हो जाता है, लेकिन एबल अभी भी अलर्ट और कॉशियस रहता है। उसे लगता है कि सामने वाली टीम फेयर प्ले नहीं करेगी और वो बिल्कुल सही होता है। ग्रीन हेड स्टूडेंट पास से गुजरते हुए फिर एक टॉन्ट मार देता है और टीचर कैनर के फेस पर भी एक स्मर्क होता है। एबल तुरंत समझ जाता है टीचर भी उनके साइड पर है। मैच शुरू होता है। टीम बी अटैक करेगी और टीम डी डिफेंड करेगी। रूल्स सिंपल है। अटैकर्स मैजिक टूल्स से 3 टाइप्स के मैजिक बुलेट्स फायर करेंगे। डिफेंडर्स को बस डॉज करके सर्वाइव करना है। जिसकी टीम में एंड में ज्यादा लोग खड़े होंगे वो विनर होगा। मैच शुरू होता है। टीम डी के मेंबर्स डॉज करना स्टार्ट करते हैं। टेड अचानक रियलाइज करता है ये तो बिल्कुल डॉज बॉल जैसा है और ये बोलते ही वो एक परफेक्ट बैकफ्लिप मारकर अटैक डॉज कर लेता है। वो इंस्टिंक्टिवली अटैक्स को फील कर रहा होता है। एबल सोचता है कि टेड के रिफ्लेक्सेस काफी इंप्रेसिव है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट एक बेस्पेक्टिकल्ड लड़का हिट हो जाता है और आउट हो जाता है। मैजिक बुलेट्स वीक है, लेकिन इम्पैक्ट फिर भी पेनफुल होता है। टेड एक अटैक ब्लॉक करता है। अलिसा दूसरा बैरली डॉज करती है। तभी 2 मैजिक बुलेट्स सीधा एबल की तरफ आती हैं। एबल सोचता है कि अटैक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अचानक वो बुलेट्स लास्ट मोमेंट पर शार्प एंगल में टर्न कर जाती हैं। एबल तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन तब तक 2 और टीममेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके होते हैं। एक सिंगल एम्बुश में टीम के 2 मेंबर्स आउट हो जाते हैं। एबल का अलर्टनेस लेवल पीक पर पहुंच जाता है। अटैकिंग ट्रियो के फेसेस पर विक्टोरियस ग्रिन आ जाता है। अलिसा गुस्से में चिल्लाती है, ये क्लियर रूल वायोलेशन है। वो एक्सप्लेन करती है कि अटैकर्स ने अपनी नो एट्रीब्यूट मैजिक के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने शूटिंग ग्लव्स में ट्रैकिंग रून्स ऐड किए हैं। ये क्लियरली चीटिंग है। लेकिन सामने वाले हंसकर कहते हैं, तुम बस लूजर एक्सक्यूजेस दे रहे हो। एक लड़का अलिसा पर चीप पर्सनल इंसल्ट भी कर देता है। ये सुनते ही अलिसा का गुस्सा फट पड़ता है। एबल तुरंत उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और सॉफ्टली कहता है, काम डाउन। वो उसे रिमाइंड करता है, फाइट में वर्बल प्रोवोकेशन एक कॉमन टैक्टिक होती है। अभी फोकस करो, अटैक किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। अलिसा का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। उसे एबल की क्लोजनेस से अनएक्सपेक्टेड फ्लस्टर फील होता है और इसी टेंशन के बीच मैच और भी केओटिक होता चला जाता है। एबल पूरे मैच के दौरान बिल्कुल काम रहता है। वो हर चीज को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा होता है। तब उसकी नजर एक ब्लैक हेड लड़की पर पड़ती है, यूकारी। उसकी एथलेटिक एबिलिटी कुछ खास नहीं होती, लेकिन वो बार बार अपनी टीम को इनकमिंग अटैक्स के बारे में वार्न कर रही होती है। उसका विजन वाइड है और प्रेशर में भी काम रहती है। एबल तुरंत समझ जाता है ये एक स्काउट टाइप मेज जिसे सब लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो सोचता है अगर इसका पैसिव नेचर थोड़ा इंप्रूव हो जाए तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेज बन सकती है। तभी अचानक 3 मैजिक बुलेट्स शार्प एंगल से यूकारी की तरफ आती हैं। वो सीधा उसकी बैक पर लगती हैं। यूकारी दर्द से चिल्लाती है और आगे गिर पड़ती है। अटैक की इंटेंसिटी देखकर सब शॉक हो जाते हैं। एबल का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि ओपोनेंट ने पहले ही स्काउट को एलिमिनेट करने का प्लान बना लिया है। ग्रीन हेड लड़का हंसकर कहता है, साइड हो जाओ बेकार लोग। वो फिर से अटैक करता है और यूकारी पर दोबारा डायरेक्ट हिट करता है जब वो उठने की कोशिश कर रही होती है। यूकारी दर्द से कर्ल हो जाती है। अलिसा गुस्से में चिल्लाती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन ग्रीन हेड लड़का कैजुअली कहता है, बस इन्वेजिव स्पीशीज को हटा रहे हैं। और जैसे ही वो ये बोलता है, एक और हैवी बराज ऑफ मैजिक बुलेट्स यूकारी पर बरसा दिया जाता है। डजन्स ऑफ हिट्स उसकी वीक बॉडी पर लगते हैं। उसके फेस पर आंसू और पेन का स्वेट एक साथ बहने लगता है। टेड तुरंत दौड़कर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अलिसा भी आगे बढ़कर उनसे आर्ग्यू करती है, लेकिन ग्रीन हेड लड़का अलिसा का मजाक उड़ाकर कहता है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर पीछे से एक अटैक आता है। अलिसा कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ी जाती है। वो हिट होकर जमीन पर गिर जाती है। एबल अंदर ही अंदर साय करता है। वो सोचता है जो हेल्प करने गया वो सबसे पहले आउट हो गया। ग्रीन हेड लड़का लाउडली डिक्लेयर करता है, देखा आउटसाइड स्टूडेंट्स बिल्कुल यूजलेस होते हैं। तुम लोग गटर में ही रहने लायक हो। अलिसा और टेड दोनों जमीन पर पड़े हुए गुस्से से कांप रहे होते हैं। यूकारी क्वाइटली रो रही होती है। उसका बॉडी पेन और फियर से ट्रेम्बल कर रहा होता है। एबल पूरे फील्ड को देखकर अंदर से बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनकी टीम ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुकी है। अब फील्ड पर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है, एबल। अटैकर्स के 3 मेंबर्स उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हेड लड़का प्रेडेटर की तरह उसे देखकर कहता है, सब मिलकर अटैक करो। 3 मैजिक बुलेट्स एक साथ एबल की तरफ शूट होते हैं। एक मोमेंट के लिए एबल के दिमाग में आता है शायद गिव अप कर लेना इजी होगा, लेकिन सामने वालों की क्रूएल्टी उसके अंदर एक ठंडी इरिटेशन जगाती है। वो डिसाइड करता है फाइट करेगा। वो तुरंत झुककर फर्स्ट वॉली से स्मूथली डॉज कर लेता है। अटैक्स लगातार आते रहते हैं, लेकिन एबल उनके बीच से धुंध की तरह स्लिप करता रहता है। उसकी मूवमेंट लाइट और एफर्टलेस होती है। साइडलाइन पर खड़े उसके टीममेट्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। ग्रीन हेड लड़का हंसकर कहता है, क्या हुआ, थक गए क्या? लेकिन एबल बिल्कुल काम रहता है। वो सोचता है कि एक्चुअली ओपोनेंट्स ही थक रहे हैं। तभी टीचर अनाउंस करता है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ये सुनते ही ग्रीन हेड लड़का सीरियस हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो फुल पावर यूज करेगा। वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मैजिक
मैजिक गैदर करता है। एक मैसिव ग्लोइंग स्फीयर अपीयर होता है और उसमें से डजन्स ऑफ स्मॉल मैजिक बुलेट स्प्लिट होकर हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं। साइड लाइन पर टेड और अलिस्सा टेंशन में देख रहे होते हैं। एबल तुरंत समझ जाता है ये अटैक इलीगल है। ओपोनेंट ने सीक्रेटली स्कैटर रून ऐड किया है। ग्रीन हेड लड़का लाउडली कहता है अब डॉज करके दिखाओ। अबेल अंदर ही अंदर सोचता है इस अटैक को डॉज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे लो प्रोफाइल मेंटेन करनी है। वो क्वाइटली अपनी मैजिक को सरफेस के नीचे एक्टिवेट करता है, फिर वो झुककर अपना हेड कवर कर लेता है जैसे वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मैजिक बुलेट्स उस पर बारिश की तरह गिरती हैं, लेकिन एक अजीब चीज होती है, हर एक बुलेट उससे टच करने से पहले ही साइड में स्लाइड हो जाती है। पूरा क्राउड फ्रीज हो जाता है, किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। ग्रीन हेड स्टूडेंट का फेस ब्लैंक हो जाता है। वो सोचता है कि शायद उसका मैजिक टूल मैल फंक्शन कर गया। तभी फाइनल विसिल बजती है और अबेल बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा रहता है। टेड एक्साइटमेंट में उसके पास दौड़ कर आता है और कहता है मास्टर आप तो कमाल हो, लेकिन अबेल उसे रोक देता है और कहता है अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। वो रिमाइंड करता है कि नेक्स्ट राउंड में अटैक और डिफेंस स्वैप होगा और उन्हें पूरी एनिमी टीम को नॉकआउट करना होगा। अब टर्न आता है अबेल, टेड और अलिस्सा का अटैक करने का। टेड फुल एनर्जी में कहता है इस राउंड में हम जीतेंगे। अलिस्सा भी रेडी होती है प्रूव करने के लिए कि वो कितनी स्ट्रांग है। उधर अबेल क्वाइटली प्लान करता है कि वो अटेंशन अपने टीममेट्स पर ही रहने देगा। ऑपोजिट टीम बिल्कुल भी वरिड नहीं लगती। वो लोग फिर से टॉन्ट्स मारते हैं। अबेल समझ जाता है कि उनके पास कुछ हिडन ट्रिक जरूर है। मैच स्टार्ट होता है। ग्रीन हेड स्टूडेंट तुरंत ऑर्डर देता है डिफेंसिव फॉर्मेशन लो। उनकी टीम तुरंत बैक टू बैक सर्कल बना लेती है। टेड पहला अटैक करता है, उसका मैजिक बुलेट फॉरवर्ड शूट होता है। अलिस्सा भी तुरंत फॉलो करती है अपने अटैक के साथ, लेकिन सामने से आवाज आती है नॉर्थ वेस्ट स्पीयर टाइप अटैक। फिर दूसरा कहता है साउथ ईस्ट डिस्क टाइप मैजिक बुलेट। अबेल तुरंत समझ जाता है ये लोग कोऑर्डिनेशन से ब्लाइंड स्पॉट्स कवर कर रहे हैं। ये एक परफेक्ट डिफेंसिव सिस्टम है। टेड थोड़ा पैनिक हो जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। अलिस्सा भी कंफ्यूज हो जाती है कि डिफेंस ब्रेक कैसे करे। अबेल क्वाइटली एक्सेप्ट करता है कि उनकी टीम कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग है, लेकिन वो ये भी समझ जाता है कि उन्होंने एक चीज इग्नोर कर दी है। वो टेड को अपने पास बुलाता है और कहता है इस मैच का फाइनल ब्लो तुम दोगे। दोनों क्वाइटली मिलकर प्लान डिस्कस करते हैं, फिर एक साथ ओपोनेंट्स की तरफ देखते हैं। टेड अपना हाथ ऊपर उठाता है और एक ओवर ड्रामेटिक चांटिंग स्टार्ट कर देता है। ओपोनेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये क्या रिचुअल चल रहा है। इवन अबेल भी सोचता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही एक्टिंग हो रही है, लेकिन वो क्वाइटली अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है। मैजिक फ्लो होती है और टेड के फिंगर टिप्स तक एनर्जी पहुंचने लगती है। टेड लाउडली फाइनल लाइन बोलता है जैसे वो खुद स्पेल रिलीज कर रहा हो, लेकिन असली इनकैंटेशन अबेल अंदर ही अंदर कंप्लीट करता है। एक मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं होता, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी कोई चिल्लाता है ऊपर देखो। सब स्काई की तरफ देखते हैं और वहां एक मैसिव मैजिक रिंग ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी होती है। उस रिंग से काउंटलेस मैजिक बुलेट्स बारिश की तरह गिरने लगती हैं। ओपोनेंट्स रिएक्ट करने का चांस ही नहीं पाते। वो तुरंत कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट में गिरते जाते हैं। एक एक करके सब नॉकआउट हो जाते हैं। फील्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड जैसा लगता है। ग्रीन हेड स्टूडेंट उठने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्रिसाइज फाइनल हिट उसे वापस गिरा देता है। पीई टीचर पूरे सीन को देखकर स्पीचलेस हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अनाउंस करता है विनर टीम डी। पूरा क्राउड चीयर्स से गूंज उठता है। सब लोग कमबैक विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। अलिस्सा एक्साइटेड होकर टेड से पूछती है तुमने अपनी स्ट्रेंथ पहले क्यों हाइड की। टेड ऑकवर्डली कहता है ये सब बस कोइंसिडेंस था। अबेल नोटिस करता है कि सबका अटेंशन टेड पर शिफ्ट हो गया है। वो क्वाइटली रिलीफ की सांस लेता है। तभी ग्रीन हेड स्टूडेंट मुश्किल से खड़ा होता है। उसका फेस गुस्से और ह्यूमिलिएशन से भरा होता है। अबेल उसे कोल्ड नजर से कहता है तुम्हें लगता है तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं। एबल कामली कहता है एक बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि टेड ने अपनी जगह यहाँ सिर्फ अपनी मेहनत से अर्न की है। वो एक्सप्लेन करता है कि टेड की स्ट्रेंथ काउंटलेस दिन और रात की ट्रेनिंग और पढ़ाई का रिजल्ट है। ग्रीन हेड लड़का ये सुनकर चुप हो जाता है और धीरे से जमीन पर बैठ जाता है, जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा हो। तभी उसके सामने एक फ्रेंडली हाथ आता है। ये टेड होता है। वो झुककर कहता है कभी टाइम मिले तो मेरे साथ बंस खाने चलना। एबल साइड में खड़ा ये सब देखकर सर हिला देता है। वो सोचता है कि टेड अभी भी अपने बंस प्रमोट करने से नहीं रुक रहा। ग्रीन हेड लड़का कुछ देर तक चुप रहता है, फिर एक कोल्ड स्कॉफ करता है और अपने टीममेट को उठाने लगता है। अलिस्सा इरिटेट होकर कहती है इसके पास इतनी नर्व है इतना अनग्रेटफुल होने की, लेकिन टेड हंसकर कहता है ये भी प्रोग्रेस है, इस बार उसने मेरा हाथ तो नहीं हटाया। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो अभी भी 100 फ्रेंड्स बनाने का गोल नहीं छोड़ेगा। एबल ये सब देखकर हल्का सा स्माइल कर देता है।